देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने तुम लोग को सब्सिडरी बुक्स का क्लास प्रोवाइड किया था। आसान टॉपिक है, इसीलिए तुम लोग रेडी कर लिए हो तो भी ठीक है, नहीं किए हो तो कर लो। आसान है, कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग कैश बुक करेंगे। ये भी आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखो, गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग मैम। देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक। देखो कैश बुक भी 11 का ही टॉपिक होता है, मतलब तुम लोग को पता होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभार अगर थोड़ा मतलब ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ दे दे तो कभी कभी जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम होता है। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। गुड इवनिंग सुमित। मैम देखो कैश बुक जो है ना, सब्सिडियरी बुक्स अगर तुम लोग पढ़े हो तो देख सकते हो उसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों सब्सिडियरी बुक्स बनाया जाता है। इसीलिए बनाया जाता है। सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक भी आता है। सब्सिडियरी बुक्स इसीलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि एक ही जगह पे अगर हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही बुक्स में लिखते जाए तो क्या होगा, जैसे अगर तुम लोग एक ही कॉपी में सारी चीजों को कर रहे हो, लॉ भी कर रहे हो, अकाउंट्स भी कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर अलग अलग कॉपी करोगे तो उसको फाइंड आउट करना काफी आसान होता है। इसीलिए जिनका बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है उनको सब्सिडियरी बुक्स फॉलो करना चाहिए, जिसमें से एक सब्सिडियरी बुक्स कैश बुक है। ठीक है। बाकी जितने भी सब्सिडियरी बुक्स का जो भी हम लोग का रेलिवेंट क्लास मैंने तुम लोग को प्रोवाइड कर दिया है, जो भी हमें चाहिए। ठीक है। कैश बुक में क्या होता है, देखो कैश बुक को हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कैश बुक जो है ये हम लोग का बेसिकली ये सब्सिडियरी बुक्स भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। ठीक है। ये जो कैश बुक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स भी बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स भी बोलेंगे, एज वेल एज प्रिंसिपल बुक्स भी बोलेंगे, प्रिंसिपल बुक। ठीक है। तो देखो, कैश ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो हम लोग डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन कुछ भी अगर होगा, ठीक है, मतलब अगर कैश सेल, कैश परचेज, ठीक है, या फिर कैश में हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, बिजनेस का जो भी जैसा भी खर्चा है, अगर कैश से हो रहा है, मतलब कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक मेंटेन करता है तो ठीक है, कैसा भी कैश ट्रांजैक्शन हो, ये देखो एनी कैश ट्रांजैक्शन, एनी कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड करें। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक मेंटेन करता है तो ठीक है, कैश बुक में इसका एंट्री करेंगे डायरेक्टली, और लेजर बना के इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। और ये कैश बुक कैसे प्रिपेयर्ड होगा, इसका जो डिजाइन होगा, ठीक है, मतलब इसको कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करना पड़ता है लेजर अकाउंट के थ्रू से। ठीक है। लेजर अकाउंट के थ्रू से। बाकी तुम लोग अगर सब्सिडियरी बुक्स देखोगे, जैसे परचेज डे बुक था, परचेज रिटर्न, सेल्स डे बुक, इसमें कहीं पर भी लेजर नहीं बन रहा था। एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग जो है एंट्री को पोस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक में एंट्री करना है, और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट बना के। इसीलिए कैश बुक को हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स क्यों, क्योंकि डायरेक्टली वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। एनी कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर डायरेक्टली, ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में चला जाएगा। मतलब उसका, जैसे हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स में भी देखा कि डायरेक्टली वो चीज जो है परचेज डे बुक में जा रहा है, अगर क्रेडिट परचेज है, तो वैसे ही यहाँ पर भी डायरेक्टली जो है हम लोग का कैश बुक में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक है तो इसे हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, इसको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बोलेंगे।
और कैश बुक जो है ये खुद एक कैश अकाउंट की तरह सर्व करेगा, क्योंकि उसमें लेजर अकाउंट बना के इसका प्रेजेंटेशन होता है। कैश बुक का जो प्रेजेंटेशन है वो लेजर अकाउंट की तरह है, ठीक है। तो कैश बुक में जो लेजर लेजर का मेनली 4 कॉलम होता है। कोई भी लेजर देख लो, अगर तुम लोग कोई भी लेजर बनाते हो, कैसा भी कोई भी एक अकाउंट बना लो, लाइक डेटर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें मेनली 4 कॉलम होता है, ठीक है। देखो क्या क्या 4 कॉलम होता है। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। नेटवर्क इश्यूज होगा। तो डेटर का देखो क्या क्या कॉलम होता है। एक अमाउंट का हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाता है हम लोग का डेट, ठीक है। एक हो जाता है हम लोग का जर्नल फोलियो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर्स, ऐसे करके हम लोग का दोनों साइड 4 कॉलम्स टोटल होता है। कोई भी लेजर में लेजर का फॉर्मेट होता है। तो वैसे ही कैश बुक का जो लेजर फॉर्मेट होगा वहां पर हमें क्या अकाउंट मिलेगा, वहां पर हमें कैश अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट मिलेगा, बैंक अकाउंट मिलेगा, और जो है हम लोग को डिस्काउंट अकाउंट मिलेगा। जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा वहां पर क्या क्या कॉलम रहेगा, कैश अकाउंट का कॉलम रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, ठीक है, बैंक का कॉलम रहेगा, और कभी कभी डिस्काउंट का भी कॉलम रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या जो है लेजर में कौन कौन सा अकाउंट को जो है प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। अब जो भी हम लोग का बैलेंस होगा वो हम लोग बैलेंस कर लेंगे, मतलब लेजर अकाउंट को जैसे बैलेंस किया जाता है वैसे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कैश बुक जो है वो लेजर का भी पार्ट हुआ। देखो ये डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन का एंट्री क्योंकि कैश बुक में हो रहा है तो ये सब्सिडियरी बुक्स है, और इसका फॉर्मेशन लेजर के तरह है। तो ये क्या हो रहा है, कैश बुक जो है वो लेजर का भी पार्ट हो गया, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक भी बोलेंगे, क्योंकि ये लेजर बुक का पार्ट हो गया तो इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलेंगे। तो कैश बुक जो है सब्सिडियरी और प्रिंसिपल बुक दोनों बुक्स में आ जाता है, ठीक है। कैश बुक को हम लोग जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों ही बोल सकते हैं, मतलब सब्सिडियरी बुक्स एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर हो गया, तो ये हम लोग का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैश बुक का मेन जो मतलब समरी है कि ये कैसे प्रेजेंटेशन होता है। इसको क्यों सब्सिडियरी और प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एंट्री जो है हम लोग का कैश बुक में होता है, इसीलिए ये सब्सिडियरी बुक्स है। और इसका फॉर्मेशन क्योंकि लेजर की तरह होता है इसीलिए ये प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। और कैश बुक हम लोग का कितने तरीके का होता है, कैश बुक जो है इसके कॉलम कितने सारे कॉलम है उसके बेसिस पे कैश बुक को हम लोग 3 तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कैश। तो कैश बुक कितने टाइप का होता है देखो, सिंपल कॉलम, सॉरी सिंपल कैश बुक, सिंपल कॉलम नहीं, सिंपल कैश बुक। तो सेकंड लिखेंगे 2 कॉलम कैश बुक होता है, और एक होता है 3 कॉलम कैश। अब ये देखो कैसे होगा 2 कॉलम 3 कॉलम। अगर मान लो सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे या बैंक अकाउंट, तो वो मतलब सिर्फ डिस्काउंट का तो होगा नहीं, ठीक है, या तो सिर्फ कैश या बैंक, तो सिंपल कैश बुक। तो नॉर्मली कैश बुक है तो कैश कॉलम होना जरूरी है, तो कैश कैश अकाउंट है सिर्फ अगर कैश का कॉलम तो वो सिंपल कैश बुक। अगर कैश के साथ डिस्काउंट है तो वो 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है। और अगर कैश बैंक डिस्काउंट तीनों है तो वो 3 कॉलम कैश बुक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो सिंपल कॉलम कैश बुक कैसे होगा, आसान है। देखो हम लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर दिया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। हमें सिंपल कैश बुक में ये सारे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन, किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फॉर द ईयर ऑफ 2020, ठीक है। 2020 के जैन के मंथ का हमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, कैश बुक। कैश बुक कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, वो लेजर की तरह बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो इसका जो मतलब प्रिपरेशन होगा वो लेजर बुक की तरह होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मतलब लेजर की तरह होगा, सॉरी लेजर बुक नहीं, लेजर की तरह होगा। तो कैश बुक ये बार बार इसीलिए बोल रहे क्योंकि बाकी तुम लोग सब्सिडियरी बुक्स का क्लास देख लियो तो समझ में आएगा, जिन्होंने देख लिया है वहां पर हम लोग कोई लेजर नहीं बनाते। जो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं वो लेजर नहीं होता है, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए तो देखो कैश बुक में हम लोग जैसे लेजर में कॉलम होता है वैसे ही बनाएंगे, जैसे कि एक डेट का कॉलम होता है। नेक्स्ट होता है हम लोग का रिसिप्ट, ठीक है, पर्टिकुलर की जगह रिसिप्ट लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर लेजर फोलियो,
और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे और इधर भी डेट रहेगा, फिर पेमेंट, ये पेमेंट साइड होगा। अच्छा, फिर लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट, ऐसे होना चाहिए। और इधर डेबिट क्रेडिट, क्योंकि लेजर का फॉर्मेट है तो लेजर में जैसे करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट डेट होता है तो डेट कॉलम होता है नॉर्मली, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, या रिसिप्ट पेमेंट लिखा है, चाहो तो पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कैश बुक में हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना है, तो रिसिप्ट हम लोग का इधर होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट, कैश आने से कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, जब भी कैश रिसिप्ट होता है कैश अकाउंट डेबिट, इसलिए डेबिट को रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और कैश जब चला जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो पेमेंट अगर कर रहे हैं किसी भी कारण से तो वो हम लोग का क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखते हैं, देखो अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करें, बात को समझो, क्यों इसे सब्सिडियरी बुक्स और प्रिंसिपल, सब्सिडियरी बुक्स क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जर्नल करके लेजर करते हैं, लेकिन जब सब्सिडियरी बुक्स फॉलो होता है तो अलग से जर्नल करने का जरूरत नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से ट्रांजैक्शन देख के इसमें पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कहाँ पोस्ट हो रहा है, कैश बुक में, तो इसीलिए वो क्या है, वो है सब्सिडियरी बुक्स, और क्योंकि लेजर फॉर्मेट में पोस्ट हो रहा है तो इसे हम लोग एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी बोलेंगे, जो बाकी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं होता है, वहां पर कोई लेजर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है Jan 1 में कैश इन हैंड, मतलब ओपनिंग कैश का बैलेंस, कि इनके पास 1 Jan कितना बैलेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे Jan 1, यहाँ लिख सकते हो 2020। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है ये डेट का, ईयर का अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर 1/1 लिखोगे तो भी होगा, Jan 1 लिखोगे तो भी होगा। कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो ये एसेट है, तो इसे हमें क्या लिखना चाहिए, एसेट है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हम लोग को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एसेट है, कितना, 1200। अच्छा, इसके बाद देखो क्या ट्रांजैक्शन दिया, रिसिप्ट फ्रॉम राम 5 Jan को, तो बोलो राम से पैसा रिसिप्ट हुआ है, क्या एंट्री होगा, एंट्री बोलो, क्योंकि कैश बुक में हमें एंट्री के साथ ही, मतलब जर्नल लेजर साथ ही साथ करना है, जर्नल जो है दिमाग में रखना है और लेजर पोस्टिंग कर देना है। रिसिप्ट फ्रॉम राम बोलो, राम से पैसा मिला है, कैश मिला है, तो क्या एंट्री होगा, बोलो, ये तो जर्नल पूछ रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम राम, राम से कैश मिला है, क्या एंट्री होगा, कैश टू राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैन में 5th में लिखेंगे। कैश बुक है तो ये एक्चुअली क्या बना रहे, कैश, ये सिंगल कॉलम कैश बुक बन रहा है या फिर सिंपल कैश बुक बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर करने बोले, सिंपल कैश बुक, तो कैश का ही कॉलम होगा और कुछ नहीं होगा, एक कॉलम होने पे सिंपल कैश बुक, तो ये कैश बुक है या कैश अकाउंट भी मान के चल सकते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम होगा, तो यहाँ पर राम बोल के पोस्ट होगा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, कैश, ये अगर कैश अकाउंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये कैश अकाउंट की तरह ही काम करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो अब पोस्टिंग कैसे होगा, कैश अकाउंट में तो कैश अकाउंट का पोस्टिंग नहीं होगा, तो बच्चा क्या, टू राम, तो राम बोल के यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 300। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो पेड रेंट, रेंट पेड हुआ है, तो एंट्री क्या होगा, पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा, 7 Jan, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो Jan 7 पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट करने से रेंट का पेमेंट का एंट्री क्या होगा, रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाई रेंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो बाई रेंट हो जाएगा कितना, 30 रुपीज, पेमेंट साइड लिखना है। ठीक है, वैसे भी तुम लोग अगर एंट्री भी रीड करोगे तो भी कर पाओगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल हुआ है तो कैश टू सेल्स। ठीक है, सिंपल सिंपल जनरल एंट्री है, तो कैश टू सेल्स, तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स। ठीक है, ये आसान है क्वेश्चन, तो यहाँ पर कैश टू सेल्स हम लोग का जितना रिसिप्ट हुआ है 300। अच्छा, इसके बाद पेड टू श्याम, श्याम को पेमेंट किया गया है, तो फिर श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो ये कैश बुक में क्या लिखेंगे, बाय श्याम। ठीक है, यहाँ पर बाय श्याम 700 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोला है परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में तो कैश नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट में तो बाय फर्नीचर लिखना पड़ेगा, बाय फर्नीचर 200। अच्छा, ये है Jan 27। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं पेड सैलरी, सैलरी पे करने का एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक्सपेंस है, पेमेंट है, तो पेमेंट साइड ही आएगा ना, ये देखो एंट्री तो रीड करने आना ही चाहिए, और वैसे भी पेमेंट साइड है तो इधर आएगा, और क्रेडिट साइड को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो बाई सैलरी, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड आएगा 100, लेकिन जर्नल तो सभी को ही आता है ना।
रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन। अच्छा, रेंट ड्यू है नॉट येट पेड फॉर जैन, ये आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन मतलब रेंट ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ है जैन के मंथ का, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? पहले ये बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए, ये आएगा कि नहीं आएगा लेजर पोस्टिंग में वो बात तो अलग है, लेकिन तुम लोग मुझे पहले इसका एंट्री बताओ, इसका एंट्री क्या होगा? अगर ये जर्नली पूछ ले तो इसका एंट्री क्या होगा? तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो एंट्री क्या होगा? रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो बोलो एंट्री क्या होगा? किसी को नहीं पता? रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री क्या होता है नहीं पता? अगर रेंट पे करते हैं तो एंट्री क्या होगा? रेंट टू कैश, और अगर पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ, टू आउटस्टैंडिंग रेंट होगा ना। तो पहला बात है यहाँ तो कोई कैश ना तो डेबिट हो रहा है ना तो क्रेडिट हो रहा है, मतलब अगर हम लोग इस लैंग्वेज को नहीं समझ के सिर्फ अगर एंट्री देखते हैं, देखो तुम लोग को हर तरीके से सोचना चाहिए। पहला बात है कि रेंट ड्यू है, पे ही नहीं किया तो कैश बुक में कैसे आएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन होगा सिर्फ तभी आएगा, मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा तभी आएगा। यहाँ तो कैश का आउटफ्लो होना चाहिए था बट नहीं हुआ है, तो ये एंट्री तो वैसे ही नहीं आएगा, सिंपल बात खत्म। फिर भी अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग वे में देखते हैं तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो रहा है, तो हम लोग पोस्ट कौन से अकाउंट में कर सकते हैं? रेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में बाई रेंट बोल के। बट यहाँ पर पोस्ट कैसे करें, क्योंकि ना तो ये कोई हम लोग का कैश ना तो रेंट अकाउंट है ना तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है। वैसे भी लॉजिकली पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जब मेरा कैश आउटफ्लो इनफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा है इस ट्रांजेक्शन से, तो उसको हम कैश बुक में क्यों लिखे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ रहेगा तो तुम लोग लिख के आ जाओगे, ये नहीं होगा। ये तो हमें दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन था समझने के लिए, बस इतना ही है। इसके बाद इलास्ट्रेशन 2 है। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करके हमें क्या चेक करना है? कैश अकाउंट में हमारे पास कैश कितना बचा है बिजनेस करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग का रिसिप्ट हुआ है 1200, 300, 300, 600, मतलब 1800 रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने कितना कितना एक्सपेंस कर दिया? 1800 से 700 और 200, 900 और 1030, ठीक है, 1030। तो 770 हमारे पास फिर भी बैलेंस बच रहा है। पूरे मंथ में इतना रिसीव हुआ, इतना एक्सपेंसेस हुआ, उसके बाद हम लोग के पास बच रहा है 770। इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, कब देंगे ये वाला डेट लिखेंगे Jan 31 को, क्योंकि मंथ के एंड में हम लोग कैश बुक बना के चेक करें। बाई साइड है तो बाई लिखेंगे, बैलेंस आया तो बाई बैलेंस CD लिखेंगे, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर करके आ गया कि हम लोग के पास 770 रुपीज बचा हुआ है। अब इसको चाहो तो ब्रॉट डाउन कर सकते हो ऐसे करके, 1 फेब यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी जैसे तुम लोग लेजर में लिखते हो, ठीक है। 770 जरूरी नहीं है मतलब लिखना वैसे चाहिए, अगर लिख दोगे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो 2 बैलेंस बीडी 770, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चला कि 770 बच गया। अब देखो हमेशा क्या होगा ना, एक चीज होता है हमेशा, रिसिप्ट साइड जो है कैश बुक का, ये देखो हमेशा रिसिप्ट साइड जो है ना वो ग्रेटर देन होगा पेमेंट साइड, ठीक है। ग्रेटर देन होगा पेमेंट साइड, या फिर रिसिप्ट साइड इक्वल हो सकता है पेमेंट साइड का, कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है। मतलब रिसिप्ट ग्रेटर देन इक्वल टू पेमेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाना है, तो जितना कैश रिसीव्ड हो रहा है उसी से हम लोग कैश का आउटफ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर 1800 का जो है टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब जैसे भी आया हो, ओपनिंग बैलेंस आया हो, राम से मिला हो, कैश सेल करके मिला हो, जैसे भी मिला हो, तो हमारे पास अगर 1800 है तो मैक्सिमम हम लोग 1800 का पेमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1800, उससे कम भी हो सकता है। तो ये रिसिप्ट साइड है, तो रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड से बराबर हो सकता है, मतलब जितना हम लोगों ने कैश इनफ्लो किया उतना ही आउटफ्लो कर दिया, चलेगा। तो हम लोग का बैलेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस 0 आ जाएगा। सोच के देखो, मैंने यहाँ पर रिसिप्ट साइड में लिख दिया 1800, मतलब जितना आया, और यहाँ मैंने जितना भी एक्सपेंस किया बिजनेस में पूरे मंथ ऑफ जैन में, वो मान लो 1800 का किया, तो हम लोग के पास बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा,
जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंस है, तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर रिसिप्ट साइड ग्रेटर देन पेमेंट साइड है, जो कि इस क्वेश्चन में हुआ, रिसिप्ट साइड 1800 आया, पेमेंट साइड आया, यहाँ पर कैलकुलेटर में दिख जाएगा, रुको हम देख लेते कितना आया था। यहाँ पर हम लोग का 1030 आया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने चेक किया 1030 आया था, तो इसका मतलब रिसिप्ट साइड जो है ज्यादा है पेमेंट साइड से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस कैसा बैलेंस आएगा, हम लोग का डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में कभी नहीं आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि पेमेंट साइड ज्यादा है, सोचो ऐसा नहीं हो सकता है कि पेमेंट साइड ज्यादा है रिसिप्ट साइड कम है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों साइड कैश ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास हम लोगों ने 2000 रुपए का खर्चा कर दिया सपोज, या फिर मान लो ऐसा कि इधर अगर 1800 आ जाता, सपोज कि इधर 1800 आ रहा है और इधर आ रहा है 1000, ठीक है, ये मान लो सब बैलेंस करके आ रहा है 1000 और इधर का सारा बैलेंस करके आ गया 1800, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास 1000 रुपीज था टोटल और मैंने 1800 पेमेंट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों साइड कैश रिलेटेड आइटम लेंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज वो सब हम लोग नहीं ले रहे हैं, मतलब कैश आउटफ्लो इनफ्लो होगा तो ही लेना है, तो इसीलिए कभी भी हम लोग का पेमेंट साइड ग्रेटर देन रिसिप्ट साइड कैश बुक में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को कैश रिलेटेड आइटम लिखना है, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये जैसे देखो ये आउटस्टैंडिंग, ये भी तो एक्सपेंस है, लेकिन ये हमें लिखना ही नहीं है इधर, क्योंकि ये कैश रिलेटेड आइटम नहीं है, तो कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन हम लोग को लिखना है। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 2, थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें बोला है मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। एग्जाम में बता देगा अगर क्वेश्चन आता है तो, कि कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बनाना है कि कैश और बैंक कॉलम बनाना है, जो भी प्रिपेयर करना है वो हमें एग्जाम में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैश बुक का 2 कॉलम बनाना है, कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, और ये सब ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल वही जर्नल लेजर, तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। बोला है गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल with 2000 as capital, he had the following cash transaction for the month of April, ठीक है। तो गणेश का बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, और उनका कैश बुक हमें प्रिपेयर करने बोला है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कैश बुक, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गणेश, ये सब तुम लोग लिख लो, ठीक है। मतलब और भी फॉर्मेट को बेटर बनाने के लिए हम जस्ट कैश बुक लिख के ही कर रहे, तो जगह ज्यादा चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 2 कॉलम है, तो उस हिसाब से तुम लोग ड्रॉ करो। अच्छा, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेकिन लेजर फोलियो लिखना है, तुम लोग ये मत सोचो कि यहाँ जर्नल फोलियो लिखना है। नॉर्मली लेजर में तुम लोग जर्नल फोलियो लिखते हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, ये हम लोग का जर्नल भी है एज वेल एज लेजर भी है, डायरेक्टली यहाँ पर पोस्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लेजर फोलियो लिखना है, ये मत समझो कि हम गलती से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर फोलियो लिखना है, जर्नल फोलियो नहीं लिखना है। अच्छा, गणेश ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2020 को 2000 कैपिटल से, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री होता है कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश बुक यानी कि कैश अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कैश में तो कैश नहीं लिखेंगे, तो टू कैपिटल लिखना पड़ेगा। 2020 डेट दे रखा है, मतलब ईयर 2020 1 अप्रैल, अप्रैल 1, ये ऐसे लिख देते। तुम लोग अगर चाहो तो 14 भी लिख सकते हो। अच्छा, अमाउंट हम लोग को कहाँ लिखना है, अमाउंट कॉलम में, ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट का डेटा नहीं है कि डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद ये 1 अप्रैल को ये कैपिटल स्टार्ट हुआ, उसके बाद ट्रांजैक्शन देखो, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, देखो फर्नीचर परचेज हुआ है, कैश पे हुआ है 250, तो फर्नीचर परचेज का एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में कैश तो लिखेंगे नहीं, तो बाई फर्नीचर होगा, वैसे भी पेमेंट साइड में जाएगा तो इधर लिखना है, ठीक है। 2020 अप्रैल 1 बाई फर्नीचर,
पेमेंट की है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर 250 रुपीज। अच्छा, उसके बाद परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज हुआ है तो फिर से पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय परचेज बोल के। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, परचेज टू कैश, तो बाय परचेज हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, या पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट साइड में लिख दो। जर्नल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा जर्नल का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आगे जब 3 कॉलम होगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश सेल किया है, स्टॉक बेचा है तो फिर इनकम आया होगा, ठीक है। तो कैश टू सेल्स, तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। अगर जर्नल नहीं करोगे तो लिखोगे क्या वो नहीं समझ में आएगा ना। टू, टू साइड में है टू, और सेल करके पैसा आया तो टू सेल्स 950 रुपीज। अच्छा, इसके बाद पेड कैश टू राम मोहन, ठीक है। हम डेट वाइज सही जा रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं, इधर 8 है, ठीक है। मुझे लगा ऐसा ऐसा अगर है तो फिर गलत हो जाएगा। पेड कैश टू राम मोहन, राम मोहन को कैश कैश पे हुआ है, यानी पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा। एंट्री होता है राम मोहन टू कैश, ठीक है। तो अप्रैल 5 को लिखेंगे बाय राम मोहन। अच्छा, कितना यहाँ पर देखते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ये देखो 560 अलाउड डिस्काउंट 50 रुपीज बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है ये 6 ना यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है। ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज, राम मोहन को हम लोगों ने पे किया, मतलब वो सप्लायर होंगे तभी उनको हम लोगों ने कैश पे किया। किसने किया, गणेश ने किया। और उनको डिस्काउंट, ही अलाउड डिस्काउंट, मतलब राम मोहन ने डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पेमेंट 560 का कर रहा है और डिस्काउंट मिला है 10 रुपीज का, तो इसका मतलब हम लोगों ने टोटल 570 का परचेज किया होगा, तभी तो 570 के बदले इंस्टेड ऑफ 570 560 रुपीज पेड किए हैं, तो बोल रहे हैं कि 10 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑलरेडी 560 से माइनस किया हुआ है, क्योंकि ये पेड अमाउंट है। ये डिस्काउंट जो मिला है वो है, ठीक है, ये डिस्काउंट रिसिप्ट है, क्योंकि राममोहन ने डिस्काउंट अलाउड किया है। तो अभी इसका एंट्री कैसे होगा, इसका एंट्री इस तरीके से होगा, राममोहन ये बाई साइड में पेमेंट किए तो पेमेंट में 560 दिखाएंगे, और ये डिस्काउंट में हम लोग को कितना लिखना है, 10 रुपीज, ठीक है। ये 10 रुपीज हो जाएगा। मतलब एंट्री कैसे होगा, देखो जब हम लोग राममोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, राममोहन अकाउंट ऐसे होना चाहिए, राममोहन अकाउंट डेबिट 570, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, टू कैश कितना होगा 560, टू डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट मिल गया, कितना हो जाएगा 10 रुपीज, ऐसे एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो राम मोहन टू कैश कितने से एंट्री होना चाहिए, 560 से, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाई राम मोहन। अगर ये कैश अकाउंट बनाते, सिंपल सोचो, एक ही बात है, कैश बुक कैश अकाउंट जो भी हो, अगर कैश अकाउंट बनाते तो हम लोग क्या लिखते, बाई राम मोहन, ठीक है। बाई राम मोहन बोल के कितना लिखते 560, ऑब्वियसली 570 तो नहीं लिखना है, वो तो कंबाइंड वैल्यू है। तो राम मोहन टू कैश 560 लिखते, तो देखो वही बाई राम मोहन बोल के हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट कॉलम भी होगा। अब डिस्काउंट का क्या एंट्री है, देखो डिस्काउंट का एंट्री तो नॉर्मली ऐसे होता है, राम मोहन टू डिस्काउंट, ये हो गया एंट्री, ठीक है। राम मोहन टू डिस्काउंट, तो देखो बाई राम मोहन बोल के यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में पुट हो गया, मतलब ये डिस्काउंट का अकाउंट मान के चलो। ये अगर डिस्काउंट का अकाउंट होता तो एंट्री क्या हो जाता, बाई राम मोहन, बाई राम मोहन बोल के 10 रुपीज। तो ये देखो डिस्काउंट अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना इसे, वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो बाई राम मोहन बोल के 10 रुपीज आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम को फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज देख लेना है कि यहाँ में जो वैल्यू पेमेंट दे रखा है, क्या वो डिस्काउंट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, क्या लैंग्वेज है, वो पढ़ के समझ लेना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इतना पेमेंट हुआ है तो ये डिस्काउंट है, मतलब एक्चुअली 570 का हम लोग का परचेज रहा होगा। फिर दिया है रिसिप्ट कैश, कैश रिसिप्ट हुआ है कृष्णा एंड कंपनी से, अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज। ये कोई डेटर होंगे तभी इनसे कैश मिला है, कितना मिला है 600, उनको डिस्काउंट दिया गया है 20 रुपीज, यानी 620 का सेल था, जिसमें से 20 रुपीज हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया। तो रिसिप्ट अमाउंट कैश का इनफ्लो हुआ है 600, तो हमें रिसिप्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो रिसिप्ट साइड में हम लोग लिखेंगे, डेट है 6, हाँ 6 अप्रैल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कृष्णा एंड कंपनी, ठीक है। डिस्काउंट में 20 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 600, बस, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एंट्री होता है। देखो जब हम लोग का डेटर पेमेंट कर देता है तो डेटर को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री ऐसे होना चाहिए, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट टू
कृष्णा एंड कंपनी, तो टू कृष्णा एंड कंपनी कितना होगा 620 का टोटल उनका बिल बनाया होगा हम लोगों ने, लेकिन रिसीव किया उनसे 600, तो इसका मतलब डिस्काउंट दे दिया 20, तो कैश टू डिस्काउंट सॉरी कैश टू कृष्णा एंड कंपनी 600 से एंट्री होगा। ये देखो कैश टू कृष्णा एंड कंपनी और डिस्काउंट टू कृष्णा एंड कंपनी 20 रुपीज से दिखाना पड़ेगा। सेम तरीके से जैसे हम लोग जो है जर्नल लेजर बना के करते हैं ना, वैसे ही होगा। दोनों चीज यहाँ पर कंबाइनली हो रहा है, अलग से और जर्नल का जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 7 अप्रैल को पेड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। पेटी कैश मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस जो है बिजनेस का, उसे हम लोग बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो 7 अप्रैल को होगा। एक्सपेंसेस है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाई पेटी कैश एक्सपेंस। एंट्री होता है पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 15 रुपीज। अच्छा, उसके बाद कैश परचेज फिर से पेमेंट हुआ है तो बाई परचेज 150 हो जाएगा। पेड फॉर लेबर फिर से पेमेंट तो बाई लेबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेबर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसीलिए बाई लेबर। या फिर वेजेस भी चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने अकाउंट लिख दिया, अगर चाहो तो अकाउंट लिखो, मतलब लिखने से ठीक है। देखो वैसे तो अकाउंट ही होता है, हम लोग लिखते नहीं है, बात अलग है। तो यहाँ पर लेबर अकाउंट, ये लेबर कितना हो जाएगा 1000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पेड अली एंड सन, तो पेमेंट हुआ है तो फिर से कैश का आउटफ्लो। अच्छा, कितना पेमेंट किया है इनको 1000। दे अलाउड डिस्काउंट, अच्छा इन्होंने भी डिस्काउंट दिया है 8 रुपीज का, तो डिस्काउंट कॉलम में 8 रुपीज लिख देंगे और यहाँ पर पेमेंट कॉलम में 800 नहीं कितना था 400। अच्छा 400 पेमेंट किया है। देखो यहाँ भी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि पेमेंट 400 किया है, डिस्काउंट 8 रुपीज का मिला है, यानी 408 का बिल रहा होगा। बस और तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं। देखो इसमें और कुछ नहीं है, अब हम लोग को इसको क्लोज कर देना है। बस इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 आ जाएगा, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। देखते हैं, पहले हम लोग ये कैश कॉलम क्लोज करेंगे। अच्छा, ये डेट था हम लोग का, एक सेकेंड, अली एंड सन वाला डेट था हम लोग का 13 अप्रैल ही था। अब अप्रैल 30 का होता है तो कैश बुक क्लोज होगा 30, ये डेट हमें समझना है। अगर अप्रैल का मंथ है 30, अगर 31 का मंथ होगा तो 31 लिखना पड़ेगा। 2000 और 950 600, तो ये कितना हो जाएगा 3550। 3550 इतना हम लोग के पास अमाउंट है। अब हम लोगों ने उसमें से कितना कितना एक्सपेंस कर लिया देखते हैं। ये हो गया 750, 560, 15, 150, 1400, 675। 675 जो है ये हम लोग का बैलेंस बच जाता है, तो बाई बैलेंस सीटी, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्काउंट कॉलम का क्या करेंगे, डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं किया जाता है, क्योंकि डेटर के डिस्काउंट अलाउड से क्रेडिटर का डिस्काउंट रिसिप्ट को कोई हम लोग इसका लिंक नहीं बना सकते। देखो यहाँ पर क्यों बैलेंस होता है, क्योंकि बिजनेस करके इतना अर्न किया, इतना एक्सपेंस किया, फिर भी ये पैसा बचा हुआ है। लेकिन ये डिस्काउंट क्या है, ये क्रेडिटर से मिला है, ये डेटर को हम लोगों ने दिया है, तो ये दोनों का कभी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये हम लोग का बिजनेस पॉलिसी है कि हम लोगों ने अपने डेटर को 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया। ये राम मोहन एंड अली एंड सन का बिजनेस पॉलिसी था, उन्होंने अपने हिसाब से हमें 10 और 8 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कॉलम में क्या करना है, सिर्फ टोटल कर देना है, ये बैलेंस नहीं करना होता है। तो जितना आएगा उतना ही टोटल करना है, इधर 10 + 8 18, इधर 20, तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी इसका अगर ब्रॉट डाउन करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद 1 मई 2020 टू बैलेंस बीडी 675 हो जाएगा, मतलब इतना अमाउंट बचा हुआ है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसा होता जाएगा। इलास्ट्रेशन 3 देखो, इसमें बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड
बैंक कॉलम, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम भी दिया है, बैंक कॉलम भी दिया है। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। तो ये कुछ पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट में हमें क्या क्या समझना है। पहला बात है कि जब हम लोग का कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों रहेगा कैश बुक में, तो हमारा एक कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट आता है। अब ये क्या होता है, देखो कॉन्ट्रा एंट्री ये क्यों होता है। जैसे मान लो अगर हम लोगों को बोला है डिपोजिट कैश इन बैंक, तो क्या एंट्री होगा। कैश अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो एंट्री ऐसा होगा, बैंक जो है पैसा रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और इसी के ऐसे ऐसे ही भी जैसे मान लो विथड्रॉल का एंट्री दे दिया, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो हमें क्या करना है, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक से हम लोगों ने पैसा विथड्रॉल किया है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिजनेस पर्पस में विथड्रॉल किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैंक कॉलम क्यों होता है, देखो कैश बुक है तो कैश कॉलम होगा। बैंक कॉलम इसीलिए होता है क्योंकि आज के डेट पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हुए बैंक का काफी ज्यादा जरूरत होता है, और अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो बैंक में पैसा जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा रहता है, कैश इन हैंड उनका कम ही होता है, बैंक ट्रांजैक्शन वो लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। जिनका जितना बड़ा बिजनेस है बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह उतना ज्यादा होता है, तो बैंक कॉलम तो होगा ही बिजनेस अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, अगर हम लोग का इसका नॉर्मल लेजर पोस्टिंग होता तो हम लोग बैंक कॉलम कैश कॉलम बना के कर लेते, लेकिन हम लोग को बोला है कैश बुक में इसे दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एंट्री हिसाब से कर रहे हैं ना, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर टू कैश, वैसे ही जब हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया बैंक टू कैश, ठीक है, तो हम लोगों के पास बैंक टू कैश, तो हम लोग यहाँ पर कैश बुक में बाई बैंक लिखेंगे। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कैश बुक में लिख देंगे बाई बैंक, हम यहाँ दिखाते हैं। अब इस पे कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में मैंने बोला कि दो कॉलम हम लोग के पास है, एक है कैश कॉलम, एक है बैंक कॉलम। कैश और यहाँ पर लिख दिया मैंने बैंक, सिमिलरली कैश और यहाँ पर लिख दिया मैंने बैंक। बाकी डेट पर्टिकुलर्स ये सब तो होगा ही, ठीक है, मेनली कॉलम से हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो जब एंट्री हो रहा है बैंक टू कैश, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख दिए बाई बैंक बोल के, ठीक है। बाई बैंक बोल के हमें कहाँ लिखना चाहिए, देखो क्योंकि बैंक टू कैश लिख रहे हैं तो इसका मतलब बाई बैंक बोल के तो और बैंक कॉलम में नहीं जाएगा, कैश में जाएगा, तो बाई बैंक बोल के अमाउंट हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, कैश कॉलम, ठीक है। लेकिन इसका डबल पोस्टिंग होगा क्योंकि बैंक टू कैश हम लोगों ने तो पोस्ट कर दिया बाई बैंक बोल के, लेकिन टू कैश बोल के भी तो पोस्ट होगा क्योंकि इस कैश बुक में हम लोग के पास बैंक अकाउंट भी है एज वेल एज कैश अकाउंट भी। ये कॉलम मतलब ये इंडिविजुअल अकाउंट की तरह ट्रीट करो। तो अगर हमें कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोला जाता और इस एंट्री का पोस्टिंग करने के लिए बोला जाता तो हम लोग बनाते दो अकाउंट, एक बनाते बैंक अकाउंट, एक बनाते कैश अकाउंट, ठीक है। और बैंक में क्या लिखते टू कैश, कैश में क्या लिखते बाई बैंक। अब ये चीज हमारे पास इंडिविजुअली नहीं है, ये कैश बुक के अंडर एज अ कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम को ही हम लोग अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो अभी मैंने क्या लिखा, बाई बैंक तो लिख दिया कहां पर, कैश कॉलम में। अभी मुझे टू बैंक बैंक कॉलम में टू कैश लिखना बाकी है, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश तो ये बैंक कॉलम में इसका अमाउंट जाना चाहिए, जस्ट यही वाला। इस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर एज अ कॉलम दिखा रहे हैं, तो इस चीज को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी ऐसे करेंगे हमें सी बोल के लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख देना है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इसीलिए क्योंकि देखो नॉर्मली एक अकाउंट में एक ही बार पोस्ट होता है, यहाँ पर दोनों अकाउंट का यूज करके पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री एक हमें देखने को मिलेगा जब हम लोग 3 कॉलम कैश बुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि कैश बुक में अगर हम लोग का बैंक कॉलम भी होगा तो उसका ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि कैश बुक है तो कैश कॉलम तो होगा ही साथ हमारा बैंक कॉलम होगा। अच्छा, अब चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, इसका मतलब भी हम समझाते हैं। देखो चेक का क्या कंसेप्ट होगा, तो इसका भी जर्नल एंट्री हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो इस तरीके से हो सकता है, जैसे हम लोगों ने किया क्रेडिट सेल, तो इसका एंट्री क्या होगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, डेटर अगर हमें चेक में पैसा दे रहा है, ठीक है, चेक में पैसा दे रहा है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, उसका दो कंडीशन हो जाएगा। जैसे इसका दो कंडीशन क्यों होगा, जिस दिन चेक मिला उसी दिन अगर हम लोग डिपॉजिट कर दे रहे हैं तो ऐसे देखो, चेक रिसीप्ट एंड डिपॉजिट
इन बैंक ऑन सेम डेट। हम लोग जिस दिन चेक रिसीव कर रहे हैं उसी दिन अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए? तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, डेटर से अगर पैसा मिल जाता है तो डेटर तो क्रेडिट होगा, और चेक में पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ऐसे तुम लोग को पता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दिखाया कि अगर चेक जिस दिन रिसीव करे उसी दिन डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये एंट्री करो। ठीक है, और अगर जिस दिन रिसीव करे उस दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए वो हम बताते। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इन बैंक ऑन अनदर डेट, किसी और दिन। ठीक है, चाहे नेक्स्ट दिन हो कभी भी हो, मतलब एटलीस्ट उस दिन नहीं, नॉट सेम डेट। ठीक है, सेम डेट पे नहीं कि आज मिला आज ही डिपॉजिट करे, तो क्या एंट्री होना चाहिए? तो इसका मतलब देखो, जब डेटर हमें पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू से, लेकिन हम लोग चेक को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो हमें पहले चेक को क्या ट्रीट करना पड़ेगा? कैश रिसिप्ट की तरह। ठीक है, तो इसका एंट्री ऐसे हो जाएगा, पहले एंट्री हम लोग ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचोगे चेक मिल रहा है फिर भी कैश अकाउंट डेबिट, समझाते हैं। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर मतलब जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलेगा कि मुझे चेक मिला। ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे पता है? इसमें लिखोगे बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट। अगर चेक रिसीव भी हो रहा है और डिपॉजिट भी हो रहा है तो ये एक ही एंट्री से काम हो जाएगा। ठीक है, चेक डिपॉजिट भी हो रहा है चेक रिसिप्ट भी हो रहा है तो एक ही एंट्री से काम हो जाएगा। और अगर चेक रिसिप्ट जिस दिन हो रहा है उस दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो पहले डेटर को तो कैंसिल करना पड़ेगा। डेटर तो बोलेगा आपका जब मन आप चेक को डिपॉजिट करो, लेकिन मैंने तो पेमेंट कर दिया, मेरा नाम तो अपने अकाउंट से मतलब अपने जहां पर भी लिख रखे हो अपने बुक से उसे हटाओ, तो डेटर को क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डेटर से थोड़ी ना दोबारा पैसा मांगना है, तो डेटर तो क्रेडिट होगा ही। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? चेक रिसिप्ट बोल के दिखा देंगे। ये एक्चुअली क्या हो गया? चेक ट्रीटेड एज, इसी को बोलते हैं चेक ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। जगह ही नहीं, चेक ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट यहां पर लिख देते हैं। इसका मतलब है चेक ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट की तरह चेक का ट्रीटमेंट करेंगे। चेक मिला है फिर भी बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। कब करेंगे फिर बैंक अकाउंट डेबिट? जब चेक को डिपॉजिट करने जाएंगे बैंक में, तो एंट्री क्या होगा? ऐसे एंट्री होगा, बैंक को चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कैश कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने चेक को कैश की तरह ट्रीट किया है। अब ये हो जाएगा बीइंग चेक डिपॉजिटेड, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, ये एंट्री होना चाहिए अगर हम लोग सेम डेट पे चेक को डिपॉजिट नहीं करते। अब देखो ये एंट्री जो है सेम ही हो रहा है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? पहले डेटर टू सेल कर दिया, ठीक है, फिर कैश टू डेटर कर दिया, मतलब डेटर डेटर के कैंसिल, एंट्री क्या हो गया? कैश टू सेल। लेकिन हम लोगों ने कैश सेल तो किया है नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने चेक को कैश बोल के लिख दिया है, क्योंकि चेक को हम लोग डिपॉजिट किसी और दिन करेंगे, जिस दिन रिसिप्ट किया उस दिन नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है? जब हम लोग बैंक में जा रहे चेक को डिपॉजिट करने तो बैंक टू कैश एंट्री होगा, तो कैश कैश कैंसिल हो गया, बैंक टू सेल हो गया। मतलब ओवरऑल हम लोग का चेक में सेल करने से जो एंट्री होता है, अगर किसी को हम लोग सेल कर रहे हैं और वो हमें तुरंत चेक दे रहा है कैश सेल की तरह, तो कैश सेल होने से तो कैश टू सेल, और चेक सेल होने से मतलब चेक के थ्रू से सेल हुआ तो बैंक टू सेल्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर आ रहा है ना, ओवरऑल बैंक टू सेल आ रहा है। यहाँ पर भी देखो इसके साथ अगर देखोगे तो भी बैंक टू सेल आएगा, डेटर टू सेल, बैंक टू डेटर, डेटर डेटर हटा दो, क्या हो गया? बैंक टू सेल। अब क्रेडिट सेल है बोल के दो स्टेप में हो रहा है, पहले क्रेडिट दे रहे हैं फिर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले क्रेडिट दे रहे हैं फिर रिसीव कर रहे हैं, लेकिन रिसीव का जो
इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो हमारे पास चेक आया है वो हम लोग बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3 स्टेप हो जाएगा। तो कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक में यही 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एंट्री करते वक्त गलत हो सकता है, लाइक कॉन्ट्रा एंट्री और ये वाला, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में दे दे ऐसे कि चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, मतलब हर एक चेक को मानना पड़ेगा कि जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है, उस हिसाब से हमें एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग इसका एंट्री करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, देखो इसमें क्या बोला है। इलस्ट्रेशन 3 में यहाँ पर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, डिस्काउंट और बैंक कॉलम के साथ हम लोग को एंट्री करना है। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। अच्छा, इसका हम लोग बना लेते हैं कैश बुक का फॉर्मेशन। फॉर्मेट क्या होगा, कैश बुक अच्छा, कॉलम यहाँ पर 3 कॉलम होगा तो उस हिसाब से हमें जगह रखना है। डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, मैंने पूरा डिस्काउंट नहीं लिखा है, जगह कम हो जाएगा, कैश और बैंक, लेकिन एग्जाम में तुम लोग पूरा लिखोगे, ठीक है। तो तुम लोग पेज को क्या करोगे ना, मिडिल से जो है पेज को पूरा ओपन करके पूरा दोनों साइड का पेज को लेके तुम लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिर एक पेज को जो है घुमाना नहीं है, ठीक है, पेज को घुमा के नहीं करना है, पेज को मिडिल से ओपन करके दोनों साइड का स्पेस यूज करके करना चाहिए। अच्छा, अब ये सब तो रुपीस में होगा, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अच्छा, फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री क्या बोला है, मतलब फर्स्ट हमें क्या एंट्री करना है, जैन 2020 का है। फर्स्ट जैन को चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में 20,000 का कैश इंट्रोडक्शन किया हुआ है, तो कैश टू कैपिटल होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 2020 जैन 1 टू कैपिटल। अच्छा, ये कैश में लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश इंट्रोडक्शन है, तो कैश कॉलम में लिखेंगे 20,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ही पेड इनटू करेंट अकाउंट 19,000, करेंट अकाउंट में 19,000 पे हुआ है, तो वही ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, बैंक में करेंट अकाउंट कहाँ ओपन होता है, बैंक में ओपन होता है, तो करेंट अकाउंट ही जो है बिजनेस अकाउंट कहलाता है, मतलब अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो वो अपने सेविंग्स वगैरह अकाउंट से नहीं कर सकता है, ठीक है, करेंट अकाउंट से करना कर सकता है, अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो कर सकता है, ठीक है, उसमें उतना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन सेविंग्स अकाउंट से कर रहे हो तो वो रेस्ट्रिक्टेड है। सेविंग्स अकाउंट के लिए जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि करंट अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उन्हें करंट अकाउंट बनाना चाहिए, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वहां दिखाने चाहिए, मतलब उसी अकाउंट के थ्रू से ट्रांजैक्शन करना चाहिए। तो करंट अकाउंट का जो है, करंट अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट किया गया, तो बैलेंस कौन रिसीव करेगा, बैंक वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जैन 3 एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो कॉन्ट्रा एंट्री आ गया क्योंकि बैंक भी आ रहा है कैश भी आ रहा है, तो हम लोग के पास दोनों अवेलेबल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश है ये, कैश बुक है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश और बाई बैंक, जैसा एंट्री आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट आ रहा है तो बाई बैंक यहाँ पर लिख देते हैं, जैन 3 बाई बैंक 19,000 और टू कैश, जैसा एंट्री होगा वैसे ही पोस्ट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश यहाँ पर पोस्ट हो गया, ये कैश बोल के बैंक कॉलम में जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था, ये देखो जब हम लोग दो अलग अलग लेजर बनाएंगे तो जैसे होता है, ठीक है, कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट होगा तो उसमें बैंक का पोस्टिंग होगा, बैंक अकाउंट होगा तो उसका कैश का पोस्टिंग होगा। तो ये देखो बैंक टू कैश, और इधर से रीड करेंगे तो ये देखो वही हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये मैंने बैंक में लिख दिया गलती से, ये हम लोग का इधर आएगा, ठीक है, 19,000, ठीक है, ये हो गया बैंक टू कैश, देखो यहाँ पर, और सेम एंट्री यहाँ पर भी हो रहा है, ये देखो रीड करके बैंक टू कैश हो गया।
अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, इसका कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसको हम लोग सी बोल के लिख देंगे, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे सी बोल के सर्कल भी दे सकते हो, सिर्फ सी लिख के भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। ठीक है, इन्होंने चेक रिसीव किया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हर एक चेक रिसिप्ट को हमें क्या करना है, पहले कैश रिसिप्ट मानना है। ठीक है, तो अगर चेक रिसिप्ट हो रहा है तो कैश रिसिप्ट मानने का मतलब है हम लोग बैंक टू, देखो अगर हम लोग इसको कैश रिसिप्ट नहीं मानते तो नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करेंगे, चेक रिसिप्ट होने से बैंक टू कृति एंड कंपनी, लेकिन बोला है कि इसे हमें क्या मानना है, इसे हमें मान लेना है कि ये हम लोग का कैश रिसिप्ट है। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी करना पड़ेगा। ठीक है, 600, ये 4 तारीख को रिसीव हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं हमें देगा। इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, एक एक ट्रांजैक्शन, तो हो सकता है हमें मिल जाए कि ये चेक कब बैंक में पेमेंट हुआ है, उसका डिटेल्स ना हमें दे देगा। ठीक है, अगर नहीं देगा, मान लो कि जैन के मंथ में नहीं हो रहा है, ये इन मंथ ऑफ हम लोग का जैन है, अगर जैन के मंथ में नहीं हो रहा है, आफ्टर दैट कभी अगर वो डिपॉजिट हुआ है, उसके बारे में हमें नहीं दिया है तो नहीं देगा। लेकिन हमें ट्रांजैक्शन सही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है सारे चेक फर्स्ट रिसिप्ट हमें कैश मानना है, मतलब कोई भी चेक सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है। अगर सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो चेक को हम लोग मानेंगे कि ये हम लोग का क्या है, कैश रिसिप्ट है। तो कैश मिला है डेटर से, ऐसे मान के चलेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, अब डेटर का नाम दे दिया है कृति एंड कंपनी, तो ये लिख लेते हैं टू कृति एंड कंपनी हो जाए, टू कृति एंड कंपनी। कहां पर लिखेंगे, कैश कॉलम में। ठीक है, चेक है बोल के चेक कॉलम में लिख दिए, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर ना ऐसे लिख देते हैं डैश डैश, तो क्या होगा ना, तुम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, कैश कॉलम में, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग का कैश रिसिप्ट है। ठीक है, मतलब ये हम लोग बाद में है चेक रिसिप्ट, लेकिन बाद में बैंक में पेमेंट करेंगे तो ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। फिर उसके बाद 7th जो है जैन को बोला है ही पेज इन बैंक कृति, ये देखो उसके बाद ही दिया है 4 तारीख को क्या जो है चेक मिला, 7th ऑफ जैन को ये चेक ले जाके उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। देखो अमाउंट भी वही दिया हुआ है, 600 का चेक रिसीव किया, 600 का चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू कैश। फिर से कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश अगर होगा तो यहाँ पर जैन 7 और यहाँ भी जैन 7, बैंक टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है, अच्छा अब बैंक लिखे हैं तो कैश कॉलम में पोस्ट होगा, क्योंकि ये अगर बाई बैंक लिख रहा है तो कैश अकाउंट में पोस्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 600, क्योंकि चेक अमाउंट तो वही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 600। और टू कैश लिखेंगे तो हमें कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा, बैंक कॉलम में 600। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो सी और यहाँ पर भी लिखो सी। ठीक है, ये हम लोग का 600 का एंट्री हो जाएगा, कैश 600। ठीक है, अच्छा ये 2 बार एंट्री कर लिया, 4 तारीख को रिसीव और 7 तारीख को। ये देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला था चेक ट्रीटेड फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, लेकिन क्यों होता है वो मैंने लॉजिक भी बताया कि क्यों होता है, जब हम लोग सेम डेट पे नहीं करते हैं डिपॉजिट चेक को। अच्छा, इसके बाद 7th के बाद देखते हैं, यहाँ पर 10th में दिया है ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज। अच्छा, पेमेंट क्या है, पेमेंट क्या है रतन एंड कंपनी को चेक में, और अलाउड डिस्काउंट हुआ है 20 रुपीज 330 का। अच्छा, तो रतन एंड कंपनी को पेमेंट क्या है, तो हमें पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा अलाउड डिस्काउंट। नॉर्मली देखो अलाउड डिस्काउंट लैंग्वेज जो है हम लोग डेटर के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब ये पेमेंट हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, इसका मतलब ये मान के चलना पड़ेगा, यानी रतन एंड कंपनी ने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, चेक में पेमेंट हुआ है तो इसको बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें चेक रिसिप्ट को बोला है फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। ठीक है, लेकिन चेक पेमेंट के लिए हमें ऐसा कुछ बोला नहीं, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि पेमेंट हम लोगों ने कर दिया चेक में तो बैंक का ही एंट्री होगा। अब जिनको पेमेंट किया है वो आज डिपॉजिट करे, कल डिपॉजिट करे, उस हिसाब से वो अपना अकाउंट बनाएंगे। तो रतन एंड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री हो जाना चाहिए ऐसे, बाय रतन एंड कंपनी 10th जैन को, बाय रतन एंड कंपनी। अच्छा, डिस्काउंट है 20 रुपीज और पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू से 330 रुपीज।
पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू से 330 रुपीज हो गया। फिर बोल रहा है त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक। अब त्रिपाठी एंड कंपनी डेटर होंगे जिनसे पेमेंट मिलने वाला था, यानी कैश रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट साइड में करना पड़ेगा, ये तो पहले कंफर्म हो गया। अब बोल रहा है कि उन्होंने उनके बैंक में पेमेंट कर दिया, पैसे को बैंक में पेमेंट कर दिया, तो डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया होगा। तो एंट्री क्या करना चाहिए, ये चेक का बात नहीं है, बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब ऑनलाइन पेमेंट करे या फिर वो क्या बोलते हैं उसे जाके अकाउंट में जमा करे, कुछ क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट पैसा बैंक में गया होगा, चाहे कोई भी मोड अपनाया हो। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक, देखो कैश अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकते, कैश तो मिला है नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। तो यहाँ पर लिखेंगे टू त्रिपाठी एंड कंपनी। बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा 475 रुपीज। ये किसी डेटर जो कि त्रिपाठी एंड कंपनी है, उन्होंने जमा कर दिया। फिर बोला है ही रिसिप्ट चेक फ्रॉम वार्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35। चेक रिसिप्ट किया है, तो फिर से ऑल चेक रिसिप्ट हमें पहले कैश ट्रीट करना है। तो इसका मतलब चेक मिल गया है, कितने का चेक मिला है 450 का, 35 डिस्काउंट देके। तो पहला बात है ये तो रिसिप्ट साइड में जाएगा, किससे रिसिप्ट हुआ है, वार्षी से, ठीक है। अगर कैश होता तो कैश टू डेटर यानी वार्षी होता, ठीक है। अब कैश तो नहीं मिला है, लेकिन चेक जो भी रिसिप्ट होता है वो फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश, तो हमें कैश ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15th को टू वार्षी, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला है देख लेते हैं। डिस्काउंट मिला है 35 रुपीज, मिला नहीं है, दिया गया है डिस्काउंट 35। और जो है कैश कॉलम में लिखेंगे 450, लेकिन मिला है चेक। अब जब डिपॉजिट होगा तो फिर से इसका और एक बार एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। देखते हैं डिपॉजिट का कुछ डेट दिया है तो उसके हिसाब से लिख लेंगे। ये 15th का हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही रिसिप्ट कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ही रिसिप्ट कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। इन्होंने कैश सेल किया है किसी को, ठीक है, 20th ऑफ जैन को। और उसका पेमेंट कैसे मिला है, उसका पेमेंट मिला है 75 जो है वो कैश में दे दिया है, और 100 रुपीज जो है वो चेक में दे दिया है, मतलब टोटल 175 रुपीज का सेल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एंट्री क्या होना चाहिए, देखो जो कैश रिसिप्ट हुआ है उसका एंट्री तो होगा कैश टू सेल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 75। और जो चेक में रिसीव हुआ है उसको भी हमें करना पड़ेगा कैश टू सेल्स, क्योंकि हमें ये मान के चलना है ये चेक हम लोग डिपॉजिट करेंगे आज नहीं, मतलब जिस दिन रिसीव हो रहा है 20th को नहीं, किसी और दिन, तो हमें ट्रीटेड एज कैश की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो दो एंट्री बार बार नहीं लिख के हम लोग कंबाइनली 175 करके कर देते हैं, कैश टू सेल्स 175, ठीक है। तो हम दोनों को मिक्सड अप करके लिख देते हैं। चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही चीज को दो बार, मतलब एक ही लैंग्वेज होगा तो हम मिक्सड अप करके ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टू सेल्स, और पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग का कैश अकाउंट में चला जाएगा 175 बोल के। अच्छा, इसके बाद ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसिप्ट ऑन 15th एंड 20th। बोल रहा है कि उन्होंने बैंक में ले जाके चेक डिपॉजिट किया है टोटल 1000 रुपीज का, जिसमें क्या क्या चेक इंक्लूडेड है। 15th का जो चेक मिला, मतलब ये देखो वार्षी से जो चेक मिला था, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और 20th मतलब ये जो चेक मिला था, मतलब वार्षी से कितने का चेक मिला था 475, और ये जो है 100 रुपीज का, तो टोटल हो जाएगा 575। लेकिन चेक डिपॉजिट करे 1000 का, मतलब और भी पहले का कोई चेक होगा, ठीक है। तो टोटल ये 1000 रुपीज का चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, 1000 रुपीज का चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो देखो क्या एंट्री होगा। तो डिपॉजिट करने से एंट्री, क्योंकि सारे चेक रिसिप्ट को हम लोगों ने कैश सेल की तरह ट्रीट कर रखा था, तो अब एंट्री होना चाहिए हम लोग का कैश टू बैंक टू कैश, है ना। ये देख, ये वाला एंट्री होना चाहिए बैंक टू कैश। तो बाई बैंक और टू कैश लिखना पड़ेगा, और होगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो बाई बैंक और टू कैश। डेट भी लिखना पड़ेगा, डेट देख लेते हैं 25th। टू कैश बोल के बैंक कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज, बाई बैंक बोल के कैश कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ कॉन्ट्रा भी लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रा।
नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ही पेज फॉर कैश परचेज, कैश परचेज के लिए पेमेंट हुआ है, पेमेंट साइड में लिखेंगे एंट्री होता है परचेज टू कैश, तो बाई परचेज 27 को लिखेंगे बाई परचेज। कैश परचेज है तो कैश कॉलम में लिखना चाहिए 275, ये कैश कॉलम है मिडिल वाला। अच्छा उसके बाद ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, फिर से पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा 30th को बाई सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 50 रुपीज। अच्छा और कुछ है? नहीं और कुछ नहीं। नेक्स्ट दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो हमें इस तरीके का यहाँ पर टोटल कर देना है। बस यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखना है, जब भी अगर हमें बता दे कि चेक रिसिप्ट जो है उसे पहले ट्रीटेड एज कैश सेल करो, तो हमें वैसे करना पड़ेगा। अगर नहीं भी बताएगा ना, कैसे समझोगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का डेट देख के हम बताते हैं कैसे समझ में आएगा। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर ये लैंग्वेज दे दिया था, तो तुम लोग सोचोगे कि सिर्फ लैंग्वेज से ही हमें ये करना है। अगर ये नहीं भी देता, यहाँ से यहाँ तक का लैंग्वेज अगर नहीं भी देता है, तो भी जो रूल्स है वो तो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं और क्वेश्चन में उसके बाद का कोई डेट बता रहा है उसे डिपॉजिट करने का, तो हमें उसे कैश रिसिप्ट ही मानना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लैंग्वेज नहीं दिया है, फिर यहाँ पर दिया है कि कृति एंड कंपनी का चेक मिला 4th को और इसको डिपॉजिट करने का है 7th को, तो फिर हमें इसे खुद ब खुद कैश बोल के ट्रीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें इस बात का मेंशन करे या ना करे। लेकिन मान लो ये वाला पॉइंट हमें नहीं दिया है, सिर्फ बोला है चेक रिसिप्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली बैंक टू डेटर यानी बैंक टू कृति एंड कंपनी कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इनसे लिया गया चेक उसी दिन डिपॉजिट हो रहा है, इस एजम्पशन के साथ। ठीक है, इस एजम्पशन के साथ अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया है, तभी हमें क्या करना है? उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट करना है कैश रिसिप्ट की तरह, कि चेक रिसिप्ट का डेट और जो है डिपॉजिट का डेट अलग अलग है। ये अगर हमें समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे। अगर लिख दिया है तो बहुत अच्छा बात है, ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ लेते हो तो भी चलेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन लेकिन ध्यान से देखना है। चेक मिला है मतलब डायरेक्ट बैंक टू डेटर कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लोगी जो चेक रिसीव हुआ है वो उसी दिन डिपॉजिट हो रहा है या किसी और दिन। ठीक है, अगर किसी और दिन हो रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली दे रखा है, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास ऐसा कोई क्लियर डेटा नहीं है कि किसी और दिन हो रहा है, तो हम लोग जो फर्स्ट केस है नॉर्मली जो तुम लोग करते हो कि चेक मिल गया तो बैंक टू डेटर या फिर जिससे भी मिला है, ठीक है, तो बैंक टू डेटर करते हो तो वो करना है। वो क्वेश्चन पढ़ने से ही तुम लोग समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली मत कर दो, इस पॉइंट का याद रखो। अच्छा अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, मुझे इसको करना पड़ेगा क्लोज। तो डिस्काउंट कॉलम तो बैलेंस नहीं होगा, इसको जस्ट टोटल कर देना है, तो टोटल कर लेते हैं। देखो ये इधर है 35, इधर देखते हैं। इधर ही हमेशा टोटल करो, क्योंकि रिसिप्ट जो है वो पेमेंट के बराबर हो सकता है, कम नहीं। मतलब इधर वाला कॉलम ही ज्यादा आएगा। ठीक है, 20,000 ये हो गया 1050, मतलब 21,050 और 175, 21,050 और 175, तो ये टोटल हो गया 21,225। इधर देखते हैं 19,000 और ये हो गया 1,000, 20,000, 20,000 और ये 600, 400, 1,000, 21,075 हो रहा है, 21,075। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। डेट हो जाएगा अप्रैल, नहीं ये अप्रैल था ना, नहीं जैन था, तो 31st होगा। बाई बैलेंस सीडी। अच्छा डिस्काउंट का तो टोटल लिखना पड़ेगा, 20 लिख देंगे, बाकी बैलेंस करके आ जाएगा। तो यहाँ पर 19,000 और 1,000, 20,000, 20,000, 600, 678, 20,875 माइनस 20,875 माइनस 50, तो 300 यहाँ पर कैश का बैलेंस बच रहा है, 21,225, और ये टोटल आया हुआ है 21,075।
यहाँ पर देखते हैं सिर्फ 330 है। अच्छा 330 लेस कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 20,745, 20,745 ये बैलेंस आ गया। अब इसको ब्रॉट डाउन कर सकते हैं हम लोग। पेड 1, 2 बैलेंस BD 300 और 20,740, 300 और 20,745, ठीक है। इसके बाद हम लोग का पेटी कैश बुक जो है ये आ रहा है, पेटी कैश बुक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखो पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक का मतलब है कि अगर कुछ छोटा छोटा एक्सपेंसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस, और उसके लिए जो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं उसको बोला जाता है पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी जो लैंग्वेज है इसका मतलब ही होता है स्मॉल। ये देखो अपन लिख देते हैं, पेटी कैश बुक, ठीक है। ये जो पेटी है ये एक्चुअली कहाँ से आया? ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड पेटिट से आया, ठीक है। फ्रेंच वर्ड पेटिट, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में स्मॉल, ठीक है। तो ये एक और एक तरीके का कैश बुक है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लार्ज बिजनेस जो है वहां पर छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए पेटी कैश बुक बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेटी कैश बुक जो बनता है तो इसमें देखो कैसे होता है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं another type of cash book, another टाइप ऑफ कैश बुक। अब ये क्यों लिखवा रहे हैं अनदर टाइप ऑफ कैश बुक? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है कैश बुक के तरह ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मतलब कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो होगा, लेकिन पेटी एक्सपेंसेस होना चाहिए, मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा अब नॉर्मली ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रीपेयर्ड पेटी कैश। छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो सब्सिडियरी बुक्स ही नहीं बनाएंगे तो, और जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वही पेटी कैश बुक बनाते हैं, नहीं तो कैश बुक से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेटी कैश बुक जब बनेगा तो हम लोग का कैशियर जो मतलब कैशियर होते हैं ना, जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, दो तरीके के होंगे। एक होंगे मेन कैशियर, या फिर जिसे बोल सकते हो सीनियर कैशियर, ठीक है। मेन कैशियर या सीनियर कैशियर, और दूसरे कैटेगरी में होंगे पेटी कैशियर, पेटी कैशियर या फिर बोल सकते हो जूनियर कैशियर, ठीक है। और ये जो है ये मेंटेन करते हैं कैश बुक, जो मेन कैशियर होते हैं, ठीक है। और जो जूनियर कैशियर होते हैं ये मेंटेन करते हैं पेटी कैश। अब देखो एक्सपेंसेस को क्या करना है, हमें छोटे छोटे एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेना है कि छोटा एक्सपेंसेस कौन सा है। छोटा एक्सपेंसेस मतलब अमाउंट के हिसाब से, या फिर जो जैसे देखो इस तरीके का, जैसे प्रिंटिंग पोस्टेज, ठीक है। ट्रैवल कर रहा है कोई सेल्समैन, उसका एक्सपेंसेस। अब देखो कौन सा एक्सपेंसेस स्मॉल है कौन सा नहीं है, वो तो देखो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मेजर एक्सपेंस हो सकता है, किसी के लिए माइनर हो सकता है, ठीक है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, कौन सी क्वांटिटी को वो लोग स्मॉल मान रहे हैं, कौन से क्वांटिटी को नहीं मान रहे हैं, उस हिसाब से पेटी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, और उसका जो हिसाब है, उसका जो भी अकाउंट है, वो पेटी कैशियर जो है यानी कि जूनियर कैशियर पेटी कैश बुक में दिखाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में जाएगा, वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। इट डिपेंड्स ऑन ईच एंटिटी टू आइडेंटिफाई expenses head also quantify limit for value of transaction।
देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंटिटी, ये हर एक एंटिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे वो एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करेगा। एक्सपेंसेस के हेड को, मतलब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, कौन कौन सा हेड, कौन कौन सा एक्सपेंसेस का हेड पेटी एक्सपेंसेस बोल के माना जा रहा है। एक्सपेंसेस का हेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही आइडेंटिफाई करना है, और क्वांटिटी को भी, ऑल्सो क्वांटिफाई द लिमिट फॉर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब कितने वैल्यूज के ट्रांजैक्शन को पेटी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, मतलब स्मॉल। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1,000 रुपीज स्मॉल हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10,000 स्मॉल हो सकता है। तो वो भी उन्हीं को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और किस तरीके के एक्सपेंसेस को पेटी एक्सपेंसेस मानेंगे, यानी उसका हेड, एक्सपेंसेस का हेड, वो भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी को ही फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं, पेटी कैशियर इज appointed by senior cashier और मेन कैशियर। ठीक है, तो ये जो कैश बुक मेंटेन करते हैं जो कैशियर, यानी कि जो मेन कैशियर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वही पेटी कैशियर को अपॉइंट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है, मेन कैशियर जो है वो हमेशा पेटी कैशियर को क्या करेंगे, एक अमाउंट रिम्बर्स कर देते हैं। है ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, वीकली भी दे सकते हैं, 14 डेज के गैप में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मान लो है मिस्टर ए, ये कौन है, ये मान लो है मेन कैशियर या हेड कैशियर। ठीक है, या सीनियर कैशियर, जो भी बोलो। ये क्या मेंटेन करते हैं, ये अपने कैश बुक को मेंटेन करते हैं। और जो पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, पेटी कैश बुक, ठीक है, वो कौन है, वो है यहाँ पर सपोज मिस्टर एक्स। ठीक है, ये कौन है, ये है जूनियर कैशियर, जूनियर कैशियर। ठीक है, अब इनको क्या करना है, पेटी एक्सपेंसेस का डिटेल्स रखना है और दिखाना है कि कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब ये एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस कहाँ से पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मेन कैशियर है नहीं कि इनके पास कैश रहेगा। ठीक है, तो इनको कैश कौन रिम्बर्स करता है, इनको कैश रिम्बर्स करेंगे मिस्टर ए। मिस्टर एक्स को कैश रिम्बर्स करेंगे। मान लो कि 1 वीक के गैप में ये कैश रिम्बर्स करते हैं। कितना रिम्बर्स करते हैं, मान लो 1 वीक के गैप में ये रिम्बर्स करते हैं 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 से इनको क्या करना है, जितने भी पेटी एक्सपेंसेस है वो पे करना है। ठीक है, बिजनेस का कोई भी पेटी एक्सपेंसेस होगा ये पे करेंगे, इनके पास जो पैसा रहेगा, और उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, 1 वीक बाद इनको क्या करना है, इनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, इनको रिपोर्ट देना है, किसको, मिस्टर ए को। किस बात का रिपोर्ट देना है, ये पूरा पेटी कैश बुक इनको दिखाना है कि कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, और अगर कुछ पैसा बचा हुआ है वो भी दिखाना है। मान लो इन्होंने दिखाया, इन्होंने रिपोर्ट में दिखाया कि एक्सपेंसेस हुआ है 8,000 का, और इनके पास इसीलिए बैलेंस बचा हुआ है 2,000, क्योंकि इन्होंने 10,000 दिया था। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 वीक के लिए, फिर से नेक्स्ट 1 वीक के लिए इनको कितना दे देंगे, इनको बोलेंगे तुम्हारे पास तो 2,000 है, हम तुम्हें और भी 8,000 देते हैं, और बैलेंस बना देंगे 10,000। क्या हमेशा 10,000 ही होना चाहिए, देखो 10,000 तो मैंने अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन जो अमाउंट रिम्बर्स होता है वही अमाउंट जो है मेंटेन होता जाएगा। ठीक है, और अगर इंक्रीज होता है फ्यूचर में तो वो इंक्रीज अमाउंट मेंटेन होगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये डिसाइडेड है कि वीकली 10,000 दिया जाएगा पेटी कैशियर को, तो उनको 10,000 से एक भी रुपए कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि इनके पास पहले से 2,000 रह गया था, तो इन्हें नेक्स्ट 8,000 ही दिया जाएगा और बैलेंस इनका 10,000 बना दिया जाएगा। इस तरीके से पेटी कैश बुक में जो है ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो पेटी कैशियर है वो अपना ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब ये कितना देना है, ये अमाउंट कौन एस्टिमेट करता है, हमेशा हेड कैशियर एस्टिमेट करता है कि कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, कितना उन्हें एडवांस देना चाहिए। ठीक है, और वो भी एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। तो ठीक है, तो ये मिस्टर ए जो मेन कैशियर है, यही क्या करेंगे, यही एस्टिमेट करते हैं एक्सपेंसेस का, एस्टिमेट्स एक्सपेंसेस, मतलब ये 10,000 दिया तो ये सोचना तो पड़ेगा ना कि कितना देना पड़ेगा। तो एस्टिमेट कौन करता है, मेन कैशियर। एस्टिमेट एक्सपेंसेस एंड गिवन एडवांस, गिवन एडवांस टू पेटी कैशियर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ठीक है,
इस तरीके से चलता है। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का एक नाम है। ठीक है, इट इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम में चल रहा है, ये जो पैटर्न फॉलो होता है कि मेन कैशियर जूनियर कैशियर को एक बैलेंस बोल रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए देता है और एस्टिमेट भी खुद करता है कि कितना देना चाहिए, इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, अगर कुछ हम लोग का जो है थियोरेटिकल आता है तो इससे आराम से तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये इसका फायदा क्या है, ये करने से बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है कि सारी चीजों को अगर कैश बुक में लिखेंगे, बहुत ज्यादा पेटी कैश एक्सपेंसेस हो रहा है तो सारी चीज जो है मिक्सड अप हो जाएंगे, मतलब जिस रीजन से सब्सिडियरी बुक्स बना था उसी रीजन से जो है पेटी कैश बुक भी बन रहा है। अगर हम लोग सारे मेन खर्चे और छोटे मोटे खर्चे कैश बुक में लिखेंगे तो फिर अगर कभी चेक करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इट हेल्प्स टू कंट्रोल ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, देखो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट जो है ये हम लोग का एक एनालिटिकल फॉर्म में भी होता है और एक ऐसे, मतलब ये देखो हम दिखा देते, लिख के दिखा देते फॉर्मेट, ताकि करने में आसानी रहे। तो ये देखो फॉर्मेट कैसे होगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट लेकिन लेजर की तरह या कैश बुक की तरह नहीं होगा, या फिर दूसरे सब्सिडियरी बुक्स की तरह नहीं होगा। यहाँ पर एक रिसिप्ट कॉलम होगा इस इधर, ठीक है, यहाँ डेट कॉलम होगा, डेट कॉलम इसके बाद होगा, फिर यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा वाउचर नंबर। ठीक है, वाउचर नंबर, वी नंबर लिखा है मैंने, वाउचर नंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर टोटल कॉलम, पोस्टेज कार्टेज वेजेस। ठीक है, ये मैंने जस्ट जो है दे दिया कि कुछ हेड ऑफ एक्सपेंसेस मैंने अपने हिसाब से दे दिया, लाइक पोस्टेज कार्टेज वेजेस, ये तो हमें क्वेश्चन में बता देगा। ठीक है, कि क्या क्या हेड हमें यूज करना है, नहीं बताएगा तो हम लोग पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया कि अगर हमारे पास ये सब कुछ जो है हेड ऑफ एक्सपेंसेस है, अब इसको कैसे फिल अप करना है। जैसे मान लो पहले से अगर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, पेटी कैशियर के पास, तो वो लिखेगा टू बैलेंस पीडी और यहाँ पर वो बैलेंस को लिख लेगा जो बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट लिख लेगा, कौन से डेट में वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डेट लिख लेगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कुछ भी एक डेट लिख देते हैं, लाइक यहाँ पर लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, 1 मान लो 2023, अगर ऐसा है तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। उसके बाद उसे क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस को, तो एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करेगा, जैसे मान लो टू कैश। ठीक है, अच्छा, टू कैश मतलब ये एक्सपेंस नहीं है, ये हमें रिसीव हुआ, किससे, सीनियर कैशियर से पैसा रिसीव हुआ, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जिस डेट को होगा उस डेट को लिख देंगे। उसके बाद जो एक्सपेंसेस पे करेंगे उसको लिखेंगे बाई एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस कौन से कॉलम में होगा, अगर पोस्टेज का एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, अगर कार्टेज का तो यहाँ लिखेंगे, वेजेस का तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिस डेट पे होगा, फिर टोटल लिखेंगे। टोटल लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग के पास रिसिप्ट में कितना है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंसेस हम लोग का कितना है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो बाई बैलेंस सीडी करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे यहाँ पर, और इसको कर लेंगे टोटल, और इंडिविजुअली ये सारे कॉलम को भी हमें टोटल कर लेना, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में हम लोग का पेटी कैश बुक बनना चाहिए। अच्छा,
देखो ये वाला दिया है, प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब वही पेटी कैशियर है, तो इसका मतलब फॉर्मेट हमें उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है रिसीव्ड 100 फॉर पेटी कैश। ठीक है, तो ये 100 रुपीज जो है मिला है पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ठीक है, और क्या क्या खर्चा है देखो, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, स्टेशनरी, टांगा चार्जेस। ठीक है, फिर बोल रहा है रिपेयर्स टू चेयर, बस फेयर, कार्टेज। तो देखो डबल यहाँ पर देखो बस फेयर कार्टेज, बस फेयर कार्टेज दो दो बार है, तो इसका मतलब बस फेयर और कार्टेज का हम लोग ऐसा एक कॉलम बनाएंगे जहां पर ये सारे खर्चे आ सकते हैं, मतलब दो दो कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखो, पोस्टेज टेलीग्राम, ये भी रिपीट है, ये देखो टांगा चार्जेस यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर बोला है कार्टेज, कार्टेज भी देखो यहाँ भी है, कार्टेज ऑलरेडी। स्टेशनरी, ये देखो स्टेशनरी दो बार मिल गया। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये एक ही बार मिला है। तो हमें क्या क्या हेड लिखना चाहिए, देखो हेड हम तुम लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो एक हेड कर लिया बस फेयर, एक कार्टेज, एक पोस्टेज टेलीग्राम, इस तरीके से कर लिया। लेकिन बहुत ज्यादा हेड करने से क्या होगा, बहुत सारा हेड लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो लिख दिया बस फेयर, ये कितना सारा हेड हो जाएगा, देखो एक लिख लिया बस फेयर, हम ऐसे लिखते हैं बस फेयर, ये एक हेड हो गया। उसके बाद लिखेंगे कार्टेज, उसके बाद लिख दिया पोस्टेज टेलीग्राम, उसके बाद लिख दिया लेबर। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी, ये एक हेड हो गया। फिर टांगा चार्जेस, ठीक है, टांगा चार्जेस। ठीक है, फिर उसके बाद रिपेयर्स टू चेयर, तो रिपेयर्स का लिख दिया। फिर बस फेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर कार्टेज बना हुआ है, पोस्टेज टेलीग्राम बना हुआ है, टांगा चार्जेस बना हुआ है, कार्टेज 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 यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, तो कार्टेज भी बना लेंगे। कार्टेज स्टेशनरी ये ऑलरेडी बना हुआ है, और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 कॉलम हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हम लोग का कॉलम जो है थोड़ा कम हो जाए। तो कैटेगरी वाइज यानी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे देखो बस का फेयर, ठीक है, बस का फेयर हो गया, या फिर हम लोग का जो क्या बोलते हैं टांगा चार्जेस हो गया। तो ये सब क्या है, जाने आने का खर्चा, यानी इसका नाम हम लोग दे सकते हैं कन्वीनियंस फी बोल के। ठीक है, बस में जा रहे हैं या टांगा चार्जेस जो भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये तो हम लोग का जाने आने का खर्चा है, तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कन्वीनियंस चार्जेस। तो इस तरीके से हम लोग हेड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस चार्जेस दे देते हैं, कार्टेज दे देते हैं, स्टेशनरी दे देते हैं, पोस्टेज टेलीग्राम और लेबर का खर्चा, और जो रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर है इसको अलग से नाम नहीं देके इसको सन्ड्रीज दे देते हैं। देखो बाकी नाम तुम लोग कैसे भी दो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा इसका एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि हमें तो बोला नहीं ये कुछ हेड यूज करो, लेकिन जितना कॉलम हमारा हम लोग उसकी समरी करके लिख सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉलम होता है तो उसे देखने में भी तो दिक्कत होता है ना, तो इतना ज्यादा कॉलम नहीं बना के अगर हम लोग किसी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सेम टाइप ऑफ खर्चे को एक ही हेड के अंडर, तो हमारे लिए बेटर होगा। तो ये देखो पेटी कैश बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर जो कि है नहीं क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स, टोटल, कन्वीनियंस चार्जेस, कन्वीनियंस मतलब जाने आने का खर्चा। ठीक है, तो कन्वीनियंस चार्जेस लिख देते हैं, एक लिख देते हैं कार्टेज, आगे पीछे लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्टेज, स्टेशनरी, स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, पेजेस यानी लेबर का एक खर्चा था, और एक सन्ड्रीज बोल के लिख देते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर बोल के भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स, टोटल, कन्वीनियंस चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, पेजेस और सन्ड्रीज। अच्छा, सबसे पहले हमें अगर कुछ पैसा पहले से है तो टू बैलेंस पीटी, अगर रिसिप्ट किया है तो टू कैश बोल के लिखना पड़ेगा। तो रिसिप्ट किया है 100, जैन के मंथ का है, तो इसका मतलब इनका पेटी कैश बुक जो है मंथली हिसाब से मेंटेन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जैन 1।
अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, पैसा मिला है टू कैश, किधर लिखना पड़ेगा, रिसिप्ट कॉलम में, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है, कितना है 100 रुपीज। ठीक है, ये एनालिटिकल फॉर्म है पेटी कैश बुक का। एनालिसिस मतलब एनालिटिकल फॉर्म, यानी हर एक चीजों को कॉलमनर वाइज हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो पेड बस फेयर, 2 जैन को बस फेयर पे हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस हुआ है, तो बाई एक्सपेंसेस होता है तो बाई कन्वीनियंस चार्जेस बोल के लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाने आने का खर्चा का एक क्लासिफिकेशन कर लिया है कन्वीनियंस बोल के। अच्छा, ये कितना है, ये हमें बोला है 0.50, 50 पैसा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.50 कन्वीनियंस चार्जेस, और यहाँ पर भी लिखेंगे 0.50 टोटल में। ठीक है, और इस डेट में और कोई एक्सपेंसेस है नहीं। ठीक है, अब इसमें ऐसे ऐसे दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, नहीं भी देने से चलेगा। ठीक है, नहीं तो बार बार मुझे पेज उधर करके देना पड़ेगा, तुम लोग चाहो तो दे दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया है, फिर दिया है कार्टेज, कार्टेज दिया है हम लोग का बस फेयर के बाद कार्टेज दिया है 2.50 सेकेंड को। ठीक है, तो कार्टेज जो है इसका हम लोगों ने कॉलम बना रखा है, ये देखो कार्टेज का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई कार्टेज। तो कार्टेज का है हम लोग का 2.5, कार्टेज का 2.5, और ये 2.5 हम लोग टोटल में भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी आगे तो कुछ टोटल होने वाला है नहीं, जैसे इसमें सिंगल था वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो कार्टेज के बाद प्रिंटिंग पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5 रुपीज, यहाँ पर लिखते हैं 3 तारीख को बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मैंने पीसलेस टेलीग्राम लिख दिया, 5 रुपीज बोला है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम वाले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर 5 रुपीज। ठीक है, मतलब कॉलम ठीक सही सही होना चाहिए, 5 रुपीज हो गया। अच्छा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद यहाँ पर वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर 6 रुपीज। ठीक है, 3 ऑफ जैन को वेजेस बाई वेजेस 6 रुपीज, तो वेजेस का भी मैंने एक कॉलम बना रखा है, तो वेजेस का कॉलम है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 रुपीज, टोटल में भी हम लोग का हो जाएगा 6 रुपीज। अच्छा, वेजेस के बाद है यहाँ पर स्टेशनरी 4 रुपीज, स्टेशनरी का भी मैंने कॉलम बनाया, ये देखो बाई स्टेशनरी, टोटल में भी 4 आ जाएगा, क्योंकि उस डेट पे एक ही एक्सपेंसेस है, और यहाँ पर लिख देते हैं 4 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 रुपीज। अच्छा, इसका डेट, वेजेस का डेट था हम लोग का 3rd को, ये इसका डेट है, ये इसका है, ये इसका, ये यहाँ पर। अच्छा, स्टेशनरी का डेट लिखना पड़ेगा, स्टेशनरी का 4th है। अच्छा, स्टेशनरी का 4th हो गया, उसके बाद आ रहा है टांगा चार्जेस, तो ये भी कन्वीनियंस हो जाएगा 2 रुपीज। टांगा चार्जेस 2 रुपीज, ये 4 तारीख का है, तो बाई कन्वीनियंस 2 रुपीज। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे 2 रुपीज टांगा चार्जेस। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर 5th ऑफ जैन को 15 रुपीज, रिपेयर्स एंड चेयर्स, तो रिपेयर्स का मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो इसको हम लोग सन्ड्री में लिख देंगे। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख देंगे बाई रिपेयर्स टू चेयर्स, अगर तुम लोग चाहो तो इसका अलग कॉलम भी बना सकते हो, तो बाई रिपेयर्स, बाई रिपेयर्स बोल के हम लोग का आ जाएगा 15 रुपीज, और ये हम लोग लिख देंगे ये वाले कॉलम में, सन्ड्रीज कॉलम में। अगर अलग से कॉलम बना लेते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को इस तरीके से ही करना चाहिए ताकि ये ज्यादा जो है कॉलम बढ़ ना जाए। ठीक है, जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है ना, उसका हमें क्या करना चाहिए, जो है एक क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए, जैसे कि कन्वीनियंस बोल के हम लोगों ने किया। ठीक है, तो रिपेयर्स हो गया, रिपेयर्स के बाद बस फेयर, फिर से कन्वीनियंस 1 रुपीज, बस फेयर 5th को बाई बस फेयर है यहाँ पर, ओ 1 रुपीज बोला, ये 5th तो डेट था शायद, एक मिनट देख लेते हैं कितना अमाउंट बोला है, हाँ 1 रुपीज। अच्छा, ये पहला कॉलम ही कन्वीनियंस वाला था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बस फेयर के बाद कार्टेज है 4 रुपीज, कार्टेज है 4 रुपीज बाई कार्टेज। ठीक है, टोटल में 4 आ जाएगा,
और लिखना है कार्टेज कॉलम में। देखते हैं कार्टेज कॉलम कौन सा है, ये वाला सेकेंड वाला। तो यहाँ पर लिख दिया। कार्टेज के बाद कार्टेज का डेट क्या था, कार्टेज का डेट था 5th। पोस्टेज टेलीग्राम 6th को 7 रुपीज। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे पोस्टेज टेलीग्राम, बाई पोस्टेज टेलीग्राम 6 रुपीज। तो पोस्टेज टेलीग्राम का कॉलम बना हुआ है, ये 4th 1 2 3 4th नंबर पे बना हुआ है। तो 1 2 3 4th यहाँ पर आना चाहिए, 6 रुपीज। ठीक है। अच्छा उसके बाद पोस्टेज नहीं, ये 7 रुपीज दिया मैंने, 6 क्यों लिख दिया। पोस्टेज टेलीग्राम 7 होगा, तो ये टोटल भी हम लोग का 7 हो जाए। अच्छा इसके बाद फिर से टांगा चार्जेस 6th को है 3 रुपीज। ठीक है, डेट वही है 3 रुपीज, कन्वीनियंस में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर बाई कन्वीनियंस। अच्छा उसके बाद फिर से कार्टेज है 6th को 3 रुपीज। कार्टेज हम लोग का सेकेंड कॉलम है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी 2 रुपीज, सेम डेट को बाई स्टेशनरी 2 रुपीज, बाई स्टेशनरी 2 रुपीज। स्टेशनरी के लिए कौन सा कॉलम होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, यहाँ मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इससे जल्दी ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है रिफ्रेशमेंट 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज। ठीक है, डेट वही है बाई रिफ्रेशमेंट। तो रिफ्रेशमेंट के लिए तो मैंने कोई जगह रखा नहीं है, तो सन्ड्रीज में लिख लेंगे। अगर हम लोग रिफ्रेशमेंट और रिपेयर्स को अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो फिर हमें 2 कॉलम बनाना पड़ता है सन्ड्रीज के जगह। 5 रुपीज। ठीक है, एकदम एंड वाले कॉलम में चला जाए। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है जो हम लोग का टोटल कॉलम है। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा 50 पैसा 50 पैसा, 1 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 10, ये दोनों मिला के 18 18, और ये हो गया 15 16 17 18 18 और 8 26 और 4 30 30, और यहाँ पर 40 45 और 5, मतलब 50 रुपीज हो रहा है। टोटल तो बोल रहा है 60 होना चाहिए। फिर से एक बार देख, 50 पैसा और 2.5, मतलब ये हो गया 3 रुपीज। 3 और 5 8 8 और 10 18 18 और 2 18 19 20 20, और यहाँ पर हो गया 15, मतलब 35 और 1 36 36 और 4 40 40 और 10 50 50, और यहाँ पर हो गया 10 50 और 10 हो गया 60। हाँ 60 आ रहा है। ठीक है, ये टोटल 60 हो गया हम लोग का। और इंडिविजुअली कॉलम का देखते हैं, 50 पैसा 2 रुपीज 2 + 1 3 3 6.5 आ रहा है। ठीक है, इस कॉलम का हम लोग का टोटल आ रहा है 6.50। यहाँ पर कॉलम देखते हैं 2.5 और 4 6.5 6 और 3 9.5 आ गया। अच्छा यहाँ पर देखते हैं 2 + 4 6 रुपीज आ गया। अच्छा आगे देखते हैं ये कितना आ रहा है, 7 + 5 ये 12 आ जाएगा। और ये वाला कॉलम में 6 रुपीज और 15 + 5 ये हो गया 20 रुपीज। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग के पास टोटल था कितना, 100 रुपीज हम लोग के पास टोटल अमाउंट था। अच्छा यहाँ पर हम लोग के पास अवेलेबल था 100 रुपीज, जिसमें से हम लोगों ने 60 एक्सपेंस किया है, तो बैलेंस कितना बचेगा, बाई बैलेंस CD हम लोग का 40 रुपीज बच जाएगा। ठीक है, 40 रुपीज बच गया। और इसको टोटल करके जैसे लेजर बैलेंस करते हैं ना, इधर भी 100 लिख देना है। ठीक है,
इधर भी 100 है, यहाँ भी टोटल 100, ये बैलेंसिंग फिगर करके आ गया, जैसे लेजर में करते हैं। तो ये हम लोग का अमाउंट आ गया। और इसका यहाँ पर अगर हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, जैसे हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं ना, यहाँ पर लेजर में हम लोगों ने दिखाया, ये देखो हम लोग यहाँ पर जब लिखते हैं ना टू बैलेंस बीडी, इसमें भी लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने के लिए यहाँ पर किधर लिखना पड़ेगा पता है, इधर लिखना पड़ेगा। जैसे ये टू कैश है तो इसका बैलेंस किधर लिखना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है, फिर भी हम दिखाते हैं, देखो कोशिश करते हैं यहाँ पर अगर हो जाएगा तो। यहाँ नहीं दिखाने से समझ में नहीं आएगा। टू बैलेंस बीडी मतलब ये पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी 40 रुपीज और टू कैश 60 रुपीज। मतलब ये पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो 40 रुपीज और यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपीज। 40 रुपीज से हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये नीचे वाले कॉलम, मतलब ये 100 क्लोज होने के नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है और पीछे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि क्या कंसेप्ट है। तो टू बैलेंस बीडी यानी 40 रुपीज के लिए और टू कैश लिखना है 60 रुपीज के लिए, ठीक है। ये 100 के नीचे लिखना है टू बैलेंस बीडी और उसके बाद लिखना है टू कैश, जस्ट नीचे नीचे लिखना है। हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्लियरली करके। ये जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है ना, पर्टिकुलर वाला कॉलम, यहाँ पर हमें लिखना है टू बैलेंस बीडी और इधर लिखना है 40 रुपीज और टू कैश, क्योंकि 100 रुपीज मेंटेन होता है तो नेक्स्ट 60 रुपीज मिलेगा। ये कौन सा कॉलम है, ये 100 के नीचे लिखना है और ये भी 100 के नीचे ही लिखना है। ये रिसिप्ट कॉलम में 100 हो गया, ये क्लोज हो गया, 100 लिख के उसके नीचे लिखना है, और ये भी यहाँ पर 100 लिख के क्लोज हो गया, पर्टिकुलर्स उसके नीचे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने वहां पर भी एक बार लिख के दिखाया है ताकि फॉर्मेट समझ में आए कैसे हो रहा है, और ये यहाँ पर भी मैंने क्लियरली लिख के दिखा दिया कि कैसे करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोग का पेटी कैश बुक हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक कैश बुक दिया है, ठीक है। तो ये कैश बुक जो है, इसमें ये कंप्लीट करने में तो हमें देखते हैं कितना टाइम लगेगा। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, चलो हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 बोल रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बैंक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। हम लोग को डिस्काउंट और बैंक कॉलम के साथ कैश बुक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो पहले हम बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। अच्छा देखो क्या बोला है, कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट इन बैंक। तो कैश इन हैंड है मार्च 2020, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मार्च 2020। 2020 को यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो जगह कम होगी। 2020 यहाँ लिख लिया मैंने, मार्च। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन कौन से डेट का है, मार्च 1 का है। टू बैलेंस बीडी होगा क्योंकि कैश बैलेंस बताया है कि कितना है, कैश का पॉजिटिव बैलेंस है 15,000, तो कैश कॉलम में लिखेंगे 15,000। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस, ठीक है 500, तो ये इधर आ जाएगा, नेगेटिव है तो क्रेडिट साइड आएगा, तो बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि बैंक में नेगेटिव है तो बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 500। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कैश सेल, तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, कैश बुक में लिखेंगे टू सेल्स 3,000 2 मार्च को, तो टू सेल्स 3,000 कैश कॉलम में लिख देंगे, टू सेल्स 3,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, चेक में पेमेंट किया है, तो सुशील ब्रदर्स टू बैंक 3,400। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 100, तो फिर पेमेंट साइड में लिखेंगे यहाँ पर, ये 1 तारीख का डेट है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3rd को बाय सुशील ब्रदर्स, ठीक है। डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा 100 रुपीज और पेमेंट किया है हम लोगों ने 3,000, चेक में पेमेंट किया है तो यहाँ पर आएगा बैंक कॉलम में 3,400। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल्स किया गया है,
तो 2800, मतलब किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल होता है ना, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसे लोन पे हम लोग कुछ दे सकते हैं। मतलब कोई सेल्समैन है, मतलब सॉरी कोई सेलर अगर है तो वो कैसे सेल कर सकता है। तो जैसे क्रेडिट कार्ड है तो क्या करेगा, पहले कुछ जो है एडवांस अगर देना होता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एडवांस दे सकते हो, बाद में जैसे ईएमआई वगैरह होता है वैसे क्रेडिट कार्ड से हम लोग परचेस कर सकते हैं, परचेस कर लिया, पेमेंट बाद में करना पड़ेगा, पता है तुम लोग को। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से हम लोग सेल कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बेसिकली क्रेडिट कार्ड यानी बैंक से रिलेटेड, जैसे चेक हुआ तो बैंक से रिलेटेड, तो एंट्री क्या होना चाहिए, अगर हम लोग कैश सेल करते हैं तो कैश टू सेल, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल कर रहे हैं यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक टू सेल्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड था, अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोल रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाना है। तो बैंक टू सेल बोल के बैंक कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा 2800, जितना क्रेडिट सेल हुआ है, सॉरी जितना क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल हुआ है। रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन, सृजन से चेक रिसीव हुआ है 6200 का, तो एंट्री क्या करेंगे, रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन 6200, तो चेक रिसीव होने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर उसी दिन डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि उसी दिन डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ अदित, लेकिन उसके बाद ही एक लाइन दे दिया है कि वो चेक हम लोग एंडोर्स कर रहे हैं अदित को, इसका मतलब चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट नहीं किए होंगे तभी चेक को एंडोर्स कर रहे हैं, तो इसका हमें कैश ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो एंट्री करेंगे कैश टू सृजन, 6 को एंट्री करेंगे कैश टू सृजन, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सृजन। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली हमें बोला नहीं है कि ये हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट लाइन से ही तो हमें पता चल रहा है, अगर हम लोग चेक को एंडोर्स कर रहे हैं तो एंडोर्स करने का मतलब क्या है, किसी और को उस चेक को दे देना। ठीक है, अगर हम लोग चेक किसी और को दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास ही चेक है, हम लोग बैंक में नहीं दिए होंगे। एंडोर्स किए हैं चेक को अदित को, ठीक है, अब अदित को क्यों दे रहे हैं, शायद अदित को हमें कुछ पेमेंट करना था, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने अदित को चेक दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा अदित अकाउंट डेबिट, क्योंकि आदित्य क्रेडिटर था, सप्लायर था, उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उनको अपने अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और उनको क्या दे रहे हैं, हम लोग चेक दे रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश, क्योंकि जब हम लोगों ने सृजन से चेक लिया तो एंट्री क्या किया, कैश टू सृजन। ठीक है, और जब उसी चेक को उनको दे दे रहे हैं तो फिर एंट्री क्या होगा, आदित्य टू कैश हो जाएगा। ठीक है, आदित्य टू कैश इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग कैश में उस चेक को रिसिप्ट करके दिखा रहे हैं कि चेक रिसिप्ट जो है ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, क्योंकि हम लोग उसको डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर हमारे पास से चेक जा रहा है जो कि एज ए कैश रिसिप्ट था तो फिर कैश को ही हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 7th को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई आदित्य 6200, ये आ जाएगा हम लोग का कैश कॉलम। अच्छा, इसके बाद देखो डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो 9th को यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक और टू कैश। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, बाय बैंक बोल के हमें लिखना पड़ेगा कैश कॉलम में, बाय बैंक बोल के कैश कॉलम में 6800 और टू कैश बोल के बैंक कॉलम में 6800। 6800। अच्छा, नेक्स्ट देखो, रिसिप्ट चेक फ्रॉम विराल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज। अब देखो ये बोल रहा है कि 10 तारीख को चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, अविराल से कितने का चेक रिसीव हुआ है, 3600 का, बाय अलाउइंग डिस्काउंट 50 रुपीज, 50 रुपीज उनको डिस्काउंट दिया था, उसके बाद उन्होंने 3600 का चेक दिया और वो सेम बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है। तो अब यहाँ पर एंट्री होगा बैंक टू अविराल बोल के। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 बार एंट्री नहीं करना पड़ेगा, कैश रिसिप्ट नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि डायरेक्टली जो है इन्होंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो टू अविराल बोल के डिस्काउंट कॉलम में 50 रुपीज और जो है बैंक कॉलम में 3600 आ जाएगा। इसके बाद आदित्य इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। अच्छा देखो, सृजन से चेक मिला था, वो आदित्य को हम लोगों ने क्या किया था, एंडोर्स किया था। अब आदित्य बोल रहा है कि सृजन का चेक डिसऑनर हो गया है, नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। अब यहाँ पर क्या बोला है कि आदित्य ने इन्फॉर्म कर दिया कि सृजन का चेक जो है वो हो चुका है डिसऑनर्ड। अब जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ तो हम लोग को क्या एंट्री करना पड़ेगा, मतलब हमें ये देखना है कि आदित्य
को हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कैश ले लिया है हम लोगों ने सृजन से, क्योंकि सृजन से हमें पैसा मिलने वाला तो उसने चेक दिया, वही चेक हम लोगों ने अदित को दे दिया क्योंकि हमें अदित को पेमेंट करना था। अब अदित बोल रहे चेक डिसऑनर है, तो हम लोगों ने सृजन को इन्फॉर्म किया, क्योंकि चेक ड्रॉ तो सृजन ने किया था, सृजन ने पेमेंट कर दिया मतलब कैश दे दिया, उसी कैश को ले जाके हम लोगों ने अदित को पेमेंट किया, लेकिन अपने चेक के थ्रू से। उनसे कैश लिया और अदित को चेक के थ्रू से, अपने चेक के थ्रू से पेमेंट किया है, ठीक है। तो क्या एंट्री होना चाहिए? तो ये देखो, सबसे पहले 12th को हम लोग पहले कैश रिसिप्ट करेंगे सृजन से, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 12th को, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, तो यहाँ पर एंट्री करते हैं 6200 कैश रिसिप्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, कैश रिसिप्ट करने के बाद इसी पैसे को अपना चेक के थ्रू से, अपने चेक के थ्रू से, इन्होंने कैश नहीं दिया अदित को, ठीक है, अदित को इन्होंने क्या किया, इसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, फिर उनपे चेक ड्रॉ किया है, ठीक है। तो चेक में पेमेंट करना है, तो चेक पेमेंट करने से एंट्री क्या होगा, अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई अदित 6200, ठीक है, 6200। अच्छा, 6200 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो चेक तो 6200 का था। जब सृजन से चेक लिया तो एंट्री किया ऐसे, सृजन सॉरी कैश टू सृजन, ऐसे एंट्री किया, ये देखो कैश टू सृजन, देख सकते हो मैंने यही लिखवाया हुआ है। उसके बाद जब एंडोर्स किया तब एंट्री किया अदित टू कैश। अब अगर अदित बोल रहा है कि चेक डिसऑनर हो गया और हम लोग सृजन से पैसा ले रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा कैश टू सृजन। ये कैश हुआ था चेक रिसिप्ट के लिए, ये कैश रिसिप्ट के लिए हुआ है, ठीक है। इनसे कैश टू सृजन कर दिया, चेक रिसिप्ट कर लिया, तो कैश रिसिप्ट किया। अब यही पैसा हम लोग अदित को देंगे, ठीक है। तो अदित को देने से एंट्री क्या होगा, अदित को फिर से करना है डेबिट, ठीक है, अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम लोग उनको अब चेक पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो और एक चीज भी होता है, तुम लोग सोचो कि ये दोनों एंट्री सेम है, ऐसा बात नहीं है। अगर सृजन का फेलियरिटी हो जाता है, उसके चेक का अगर डिसऑनर हो जाता है, तो फिर से हम लोग ऐसे लिखेंगे, सृजन से पैसा लेंगे और अदित को देंगे, तो सृजन टू अदित, ये एंट्री फिर से जनरेट होगा, ठीक है। ये सब होके कैंसिल हो गया था, क्योंकि पहले एंट्री हुआ होगा सृजन को जब सेल किया होगा, तो सृजन टू सेल बोल के एंट्री हुआ होगा, क्रेडिट सेल, फिर पैसा रिसीव किया तो फिर ऐसे हो गया। अब ये जब फेलियर हो जाएगा तो फिर से सृजन को डेबिट करो, अदित को क्रेडिट करो, क्योंकि सृजन के साथ अदित को हम लोगों ने सेट ऑफ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री होगा, तो सृजन को यहाँ क्लोज कर दिया, अदित को यहाँ क्लोज कर दिया। एक्चुअली ये एंट्री होने के बाद ये दो एंट्री होगा, लेकिन ये एंट्री तो हमारे कैश बुक में आएगा नहीं, क्योंकि ना तो सृजन अकाउंट है ना तो अदित अकाउंट है हमारे पास, तो ये दो एंट्री आएगा, इसीलिए मैंने ये दो एंट्री करवा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है यहाँ पर, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक 6800, तो ये हो जाएगा हम लोग का बैंक टू कैश 9th को, ठीक है। तो 9th को लिखेंगे बाई बैंक, बैंक बोल के हम लोग को लिखना पड़ेगा कैश कॉलम, बैंक टू कैश, बैंक कॉलम में लिखेंगे 6800, 6800। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रिसिप्ट चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाइंग डिस्काउंट 50। अच्छा, ये मैंने लिख दिया था क्या, इन लोग दोबारा लिख दिया, सॉरी, ये तो 9th का है, पेज आगे पीछे कर लिया मैंने इसी वजह से, ठीक है। हम लोग तो 12th तक कर चुके हैं। अच्छा, ये नीचे यहाँ पर सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू से सेल किया है, फिर से वही बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक टू सेल लिखना पड़ेगा, बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स हो जाएगा 3200। एक बार देख लेते कितना दिया हुआ है, हाँ 3200। विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक मतलब कैश टू बैंक, तो डेट क्या है, डेट है 24th, बाई कैश टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, बैंक लिखा है तो कैश कॉलम में जाएगा 1800, और कैश लिखा है तो बैंक कॉलम में जाएगा 1800। अच्छा, इसके बाद
पेड संचित बाय चेक, संचित को चेक में पेमेंट किया है। अच्छा, अगर संचित को चेक में पेमेंट किया है 3000, तो यहाँ पर पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा बाय संचित बोल के 3000 बैंक कॉलम में लिख दिया क्योंकि चेक के थ्रू से पेमेंट हुआ है। बैंक चार्जेस 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल्स हो रहा है तो बैंक 1% अपना कमीशन चार्ज ले रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्ड के ऊपर बैंक जो है अपना कमीशन वगैरह लेता है। तो अब हम लोग इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, ये डिस्काउंट कॉलम में हम लोग का 50 आ जाएगा। ये तो सिर्फ टोटल होगा, टैली वगैरह तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, इधर 100 और इधर 50। अच्छा, अब बैंक अगर कमीशन चार्ज कर रहा है तो उसका एक एंट्री भी होना चाहिए, तो देख लेते हैं कितना कमीशन चार्ज होगा। तो थ्रू सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड कितना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल्स कितना बार हुआ है, 2 ही बार हुआ है। यहाँ पर देखो, एक दिया है सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड ये वाला 3200, और एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू से था यहाँ पर 2800। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2800 प्लस 3200, यानी टोटल 6000 का हुआ है। और कमीशन कितना होगा, कमीशन बैंक चार्ज करेगा 1%, तो 6000 का 1%, कुछ नहीं बोला है कितने दिन का, तो हम लोग पूरे 1 ईयर का ही कर लेंगे। तो ये हो गया 60 रुपीज, 1% कमीशन चार्ज करता है। तो यहाँ पर 1% कमीशन हो गया हम लोग का 60 रुपीज। अच्छा, अब 60 रुपीज लिख लेंगे, कमीशन चार्ज किया है बैंक, तो बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 30th को लिख लेंगे बाई कमीशन, कितना हो जाएगा 60 रुपीज। अच्छा, अब हमें क्या करना है, बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 15,000 और 3000, 18 और यहाँ पर 6200 दो बार है, 18,000 1800 प्लस 12,000 प्लस 400, मतलब ये मैंने 6,200 का डबल कर लिया, तो 32,200। अच्छा, और यहाँ पर है 2,800 6,800 3,600 प्लस 3,200, तो ये हम लोग का हो गया 16,400। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं 16,400, देखते हैं बैलेंस कितना आता है। 500 और 3,400, मतलब 500 प्लस 3,400 प्लस 6,200 और 1,800 और 360, 12,260 माइनस 16,400, 4140, 3,400 प्लस 500 प्लस 6,200 प्लस 1,800 प्लस 360 माइनस 16,400, 4140 आ जा रहा है। पता नहीं, ये गलत आ जा रहा है, ये आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, एक 500 भी है। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पर आ जाए, 500 मैंने लिया नहीं, 500 प्लस 3,400, 3,400। अच्छा, फिर 6,200 1,800, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये हो गया 1000 और 7,000, 8,000, 8,360, 8,360 माइनस 16,400, 4140 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। और यहाँ पर हो गया हम लोग का 12,000 13,000, 32,200, 32,200 माइनस 13,000, 19,200, 19,200, ये हो गया हम लोग का बाई बैलेंस CD 31 जनवरी का। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। डिस्काउंट का कॉलम तो हमारा कुछ एडलेस होने वाला है नहीं, मतलब डिस्काउंट कॉलम हम लोग का इस तरीके से ही रहेगा। अच्छा, इसका हम एक बार आंसर देखते हैं, क्या मेरा गलत आ रहा है। 1440 आना चाहिए, मेरा क्या गलत आ रहा है। 500
3,400, 6,200, 1,800, अच्छा ये 3,000 है, ये मैंने 300 लिख दिया है बाई चांस, ठीक है, इसी वजह से गलत हो रहा है। 6041 यहाँ पर फिर 3,000, तो यहाँ पर हम माइनस किए, 4140 आया, 300 माइनस करके, तो इसमें 300 ऐड कर देते हैं और 3,000 माइनस कर देते हैं, तो 1440, हाँ ठीक है, 3,000 कर लो, वो मैंने अमाउंट गलत लिख लिया है, ठीक है, अमाउंट जो है वो 3,000, और संचित का बस एक ही एंट्री था, ठीक है, उसमें कोई डबल एंट्री है नहीं कि कहीं और भी गलत हो गया है, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, ये देखो 3,000, वो 300 लिख लिया, इसी वजह से गलत आ रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो, और ये डेबिट के, ये जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा लिया था समझाने के लिए, तो ये नेक्स्ट दिन बता देंगे कि क्या है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैसा होता है, वैसे तुम लोग को प्रैक्टिकली पता है कि कैसे होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देखने में, और यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि पेटी कैश बुक पे दिया है, बस और कुछ नहीं है, तो ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, पेटी कैश बुक वाला होमवर्क, ठीक है, फिर भी हम नेक्स्ट दिन बता देंगे और वो थ्योरी थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।